ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप सोच लें और डिसाइड कर लें, तो आज से आपका मतलब पूरा जो साल है आने वाला, वो पूरा बदल सकता है। कहने को सिर्फ न्यू ईयर होता है, लेकिन हर दिन हमारे लिए एक नया दिन है। स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं होता कि इट्स न्यू ईयर फॉर देम। स्टूडेंट्स के लिए हर दिन एक नया दिन होता है। फिर भी न्यू ईयर है और न्यू ईयर की प्रथा है, तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ। देखिए सर, उस एम के साथ जो लोग पास आउट हो गए हैं, उस एम के साथ इस साल में एंटर कीजिए कि वी हैव टू अचीव, वी हैव टू गो फॉर ए गवर्नमेंट जॉब इन दिस ईयर। कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। डिपार्टमेंटल जॉब्स को अचीव करना, उनको प्राप्त करना ज़्यादा आसान है रेदर जुडिशियल सर्विसेज की जॉब को। आरजेएस 2025 में आएगा या नहीं आएगा, हमें उस बारे में पता नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इस नए साल में, हम नए साल में कोई भी छोटी भी अपॉर्चुनिटी हो उसको मिस आउट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, जैसे एपीयू का एग्जाम हो गया, जेएलओ का एग्जाम हो गया, किसी भी कोई भी फर्दर एग्जाम आता है, अपना 100% दीजिए। आप ये समझिए कि आपके लिए यही आरजेएस का एग्जामिनेशन है। साल का हर एक दिन काउंट कीजिए कि आज मैंने कितनी पढ़ाई करी। घर में कैलेंडर लगाइए जहाँ आपकी स्टडी टेबल है उसके ऊपर, कि आज मैं इतने घंटे पढ़ा, और ऑनेस्टी के साथ आप लिखिए। उस कैलेंडर के साथ शेयर कभी मत कीजिए, बस आप खुद ऑनेस्टी से लिखिए कि आज मैंने 4 घंटा पढ़ा, आज मैं 6 घंटे पढ़ा, आज मैं 8 घंटे पढ़ा। खुद हर दिन का ट्रैक कीजिए। जब पूरे हफ्ते में आप अच्छा करें तो वीकेंड पे खुद को रिवार्ड कीजिए। आइसक्रीम खाइए, मूवी देखिए, या अपना बाहर डिनर जाइए, या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कीजिए। लेकिन ये 6 दिन मान के चलिए, अगर आपने यही रूटीन फॉलो किया फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, मैं इनिशियली ज्यादा बात नहीं कर रहा है, सिर्फ 6 महीने आप फॉलो कीजिए जून तक, एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। आप दूसरे लोगों से बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। कहने को नया साल होता है, लेकिन ये हमारे लिए नया साल नहीं है। हमारे लिए तो वही संघर्ष के दिन है जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। एंड यू हैव टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज फ्रॉम आउट ऑफ इट। आज लास्ट दिन है साल का, और ये इंस्टीट्यूट जब स्टार्ट किया था तो इट वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस लास्ट ईयर। 2024 ने इसको नाम दिया है हार्ड, और जो भी हमारे कंटिन्यूस टीम ने एफर्ट्स किए, हार्डवर्क किए हैं, उस वजह से अभी धीरे धीरे नाम लोग इस पर विश्वास करने लगे हैं। अब कोई टेस्ट सीरीज लेने आता है, या फिर कोई भी आंसर राइटिंग के लिए आता है, या फिर कोई भी मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए अप्रोच करता है इंस्टीट्यूट को, तो हम हर एक बच्चे को हेल्प करते हैं। इंस्पाइट ऑफ वो बच्चा कहाँ का स्टूडेंट है, कहीं का नहीं है, लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं सर मेरी आंसर राइटिंग को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो बच्चा भी मेरे पास आता है अभी। एग्जाम आएगा नहीं आएगा, ये सब ऊपर वाले के हाथ में, हमें तो पता नहीं है। चीफ जस्टिस सर श्रीवास्तव सर ने अगर ये सोचा कि वैकेंसी निकालनी चाहिए तो निकालेंगे, तो उसके बारे में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। हमेशा खुद को तैयार रखिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है इस जो प्रिपरेशन का फेस है। आप जितना पॉजिटिव माइंडसेट होकर तैयारी करेंगे, उतना ही जल्दी और परिणाम आपके फेवर में आएगा। पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलिए। और ये कोई रेस नहीं लगी हुई है कि आपको फर्स्ट आना है, हर दिन रेस नहीं लगी हुई है। खुद के खुद के साथ एक रेस लगाइए, खुद के साथ चीजों को एग्जीक्यूट कीजिए। हर दिन ये देखिए कि मैं कैसे दूसरे दिन से बेहतर हो सकता हूँ। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो निश्चित ही परिणाम आपको मिलेगा। प्रिपरेशन का फेस एक लंबा फेस होता है। खुद को पॉजिटिव लोगों के बीच में रखिए। 2025 के साथ कुछ की गोल्स लेके जाइए कि पॉजिटिविटी के पास अपने को रहना है। सारे टेस्ट देने, आंसर राइटिंग की जब जब आपको बोला जाए सारे आंसर राइटिंग करनी है। सब्जेक्ट्स जो चल रहे हैं उनके साथ साथ रिवीजन करना है। एक कैलेंडर खरीदिएगा, घर के अंदर रखिए आपके स्टडी डेस्क के ऊपर, वहां पे हर दिन ईमानदारी से लिखिए। मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सक्सेस एक ऐसे सक्सेस तुक्का नहीं होता है, सक्सेस एक हैबिट होती है। सक्सेस क्या होती है? हैबिट। और वो हैबिट आती है जब हम हर दिन इंप्रूव करते हैं। कहने को नया साल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए एक हैबिट है। हमारे लिए तो आज का दिन जैसा है वैसे ही कल का दिन भी है, वैसे ही परसों का दिन भी है। वैसे लॉन्ग टर्म हैबिट। जब आप जज बन जाएंगे, तो जब आपकी जो आप ये मत समझिएगा कि जज बनने के बाद में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट होगी जब आप प्रिपरेशन के फेस में हैं। यहीं से आप लोग उस चीज के लिए तैयार होना स्टार्ट हो जाइए। ईमानदारी, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब की फैक्टर्स होते हैं। आप हम्बल रहिए, पोलाइट रहिए लोगों के साथ में, ये आपको सफलता के उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। बहुत से लोग क्या होते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे बहुत हम्बल और पोलाइट बिहेव करते हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि कि हम्बलनेस और पोलाइटनेस
और डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता है, ये हैबिट होती है हर दिन की। आज साल का लास्ट दिन है और इस साल के लास्ट दिन को अच्छे सेंस के साथ एंड कीजिएगा। 2024 बहुत अच्छा रहा लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं रहा, और लेकिन आगे वाले साल हम सुधारेंगे इनको, ठीक है। कुछ लोग जो अपने संस्था से बने उनके लिए अच्छा रहा, कुछ लोगों को पर्सनल लॉस भी हुआ, बट ठीक है, ये सब पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। लाइफ रुकती नहीं है, समय किसी के लिए रुकता थोड़ी ना है। वैसे ही आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी जगह कोई और सफल हो जाएगा, तो समय तो नहीं रुकने वाला किसी के लिए। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ में नए साल में कदम रखिए। जितना पॉजिटिव माइंडसेट होगा उतने ही जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। खूब सारी मेहनत कीजिए। 2025 में ये गोल लेके एंटर कीजिए कि मुझे जॉब लगनी है। अगर आपका ये एम होगा कि मुझे 2025 में एनी हाउ जॉब लगनी है, नौकरी प्राप्त करनी है, तो आप नौकरी प्राप्त कर लेंगे। और वैसे ही अगर हर दिन नॉर्मल की तरह लेंगे कि चलो ठीक है, चल रहा है चल रहा है, माइंड में एक लक्ष्य अगर आपने निर्धारित किया है कि मुझे आरजेएस बनना है, तो यही समय कुछ बन जाने का, यही समय कुछ कर जाने का, ठीक है। और 2024 का लास्ट दिन है, कोई शिकवा शिकायत हो तो माफ कर देना 2024 की, ठीक है आप लोग मेरी तरफ से। चलिए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए इन लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखिए ऐसा कि हमारा 42 और 44 हो चुका है, हमारा 45 से लेकर 50 तक भी हो चुका है। सिर्फ एक सेक्शन हमें करना है, वो सेक्शन का नाम क्या है, 43। हमें सिर्फ सेक्शन 43 करना है। We have to do only section 43 and let's start with the section 43. सेक्शन 43 से शुरुआत करते हैं, और 43 सेक्शन जो था हमारा ये बाकी रह गया है। आज रेलेवेंसी का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, आज हम जुडिशियल नोटिस में एंटर कर देंगे, ठीक है। तो मतलब अगर आप देखोगे तो एविडेंस का वो पार्ट खत्म हो चुका है, दैट वाज द रियली टफ वन पार्ट। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस है, आज 50वां लेक्चर है, तो नेक्स्ट 30 लेक्चर में, नेक्स्ट 30 लेक्चर्स में, नेक्स्ट 30 लेक्चर्स में एविडेंस विल गेट ओवर। We have decided earlier also that we would take 80 lectures of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब तक हमने सारे लेक्चर्स YouTube पे अपलोड किए, सिर्फ मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लेक्चर अपलोड करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसके बाद BNS या फिर BNSS स्टार्ट होगा, एनी ऑफ द बैच, ठीक है, वो स्टार्ट होगा। एंड इट्स अ लेंथी एक्ट, तो मैं पहले BNSS स्टार्ट करूंगा, भारतीय नागरिक सूचना संहिता। मैं CRP से स्टार्ट करूंगा, टेक्निकली बात ये है इस एक्ट के बाद में, क्योंकि ये लेंदी एक्ट एक साथ सारे आके इकट्ठे हो गए। या तो मैं कोई माइनर स्टार्ट करूंगा 1 महीने का गैप लेके, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि 1 महीने का गैप लूंगा, या तो मैं माइनर करा दूंगा। इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे बाकी माइनर्स जो हैं, बाकी टेक्निकली जो माइनर है वो तो, लेकिन जो कंसेप्चुअल और फंडामेंटल माइनर्स है वो सारे मेरे पास है। जैसे SRA हो गया, लिमिटेशन हो गया, TPA हो गया, आई हैव टू डील विद दोस एक्ट्स। सो we would start from TPA as well. हम TPA से भी स्टार्ट कर सकते हैं। We would do TPA. TPA it would take around 30 to 35 lectures. उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। TPA बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के पढ़ेंगे इसे, क्योंकि TPA से बहुत फंडामेंटल सवाल नहीं पूछता, जैसे जितने साक्ष्य अधिनियम से, CPC से, BNS से, BNSS से पूछता है। TPA से उतने ज्यादा कंसेप्चुअल क्रिस्प सवाल नहीं आते। राजस्थान में, दिल्ली में पूछता है, हरियाणा में पूछता है, लेकिन नॉट इन राजस्थान। सो वी वुड टेक द लेक्चर्स लाइक राजस्थान। और थोड़ा सा मैं हरियाणा का भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको पैटर्न, और थोड़ा सा DGS के पैटर्न से भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इन द TPA, ठीक है। क्योंकि TPA में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए या फिर प्री के सवाल देख लीजिए, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछता है TPA में। डन, इट्स ऑलराइट। So we would start with TPA, and the next subject we would take is either Indian Limitation Act. Done. So we would do that also. एक बार वो शेड्यूल में देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये अपने पास शेड्यूल है एक, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं कि किस सब्जेक्ट बाद कौन सब्जेक्ट लेना है, जो हमने डिसाइडेड किया है। और ये माइनर, ठीक है, तो TPA तो आएगा ही, TPA वुड डेफिनेटली कम, ठीक है ना।
एक सब्जेक्ट हम टी पे ले रहे हैं और एक सब्जेक्ट में कुछ माइनर में उठा लूंगा, ठीक है। लिमिटेशन, वी वुड स्टार्ट विद लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। डन, इट इज ऑल राइट टू ऑल ऑफ यू। लिमिटेशन इट वुड टेक 20 लेक्चर्स, ठीक है। चलिए, तो ये स्टार्ट हो जाएगा अपना फरवरी से, फरवरी फर्स्ट वीक में अपना स्टार्ट हो जाएगा ये टीपी एंड लिमिटेशन एक्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 43। 43 सर इसके बारे में बोलता है कि जहां पे भी कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी हो, क्या करनी हो, एक राय बनानी हो, कोर्ट को क्या करनी है सर, न्यायालय को एक राय बनानी है। अब राय बनानी है सर उस चीज के लिए यहाँ पे दो शब्द है, यूजेस, टीनेट्स। क्या होता है सर, इसको सर हम यूजुअली क्या बोल देते हैं, यूजेस जो है इसको हम यूजुअली ऐसे कह देते हैं कि भाई ये प्रथा है। लेकिन प्रथा क्या होती है समझिए, अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है तो प्रथा जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है प्रैक्टिस से। किससे, प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है, प्रैक्टिसेस का मतलब वो चीज जो कि हम फॉलो करते हैं जिस चीज को, जैसे आपने देखा होगा कि प्रैक्टिसेस का मतलब जैसे मान लीजिए एक एक तरह का हम लोग आचरण बोल सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिसेस का क्या लिटरल मीनिंग होगा यहाँ पे, सेक्शन 43 दो शब्द है, एक फर्स्ट शब्द है यूजेस, उसको हम प्रथा बोल देते हैं। और प्रथा जो स्टार्ट होती है वो एक प्रैक्टिस से स्टार्ट होती है, एक आचरण होता है। समाज जब एक जैसा आचरण करने लग जाता है तो वहां से क्या स्टार्ट होती है, वहां से प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, वहां से प्रथाएं शुरू होती है। जैसे हमारे पहले राजस्थान में सती प्रथा हुआ करती थी। कौन सी प्रथा हुआ करती थी, तो पति के मरने के बाद में अगर समाज वो आचरण करने लग जाए, वो प्रैक्टिसेस फॉलो करने लग जाए कि वाइफ को भी उसी के साथ में जला देना है, तो इट्स लाइक प्रैक्टिसेस। अभी सती वाला केस आया यहाँ का, अपने सीकर का, चूरू का, कहाँ खाया था, अभी रिसेंटली जजमेंट आया ना, इसमें हाई कोर्ट ने एक्विट किया है बहुत सारे लोगों को, सीकर कोर्ट ने एक्विट किया है। सती प्रथा का एक केस है। अभी लास्ट सती जो हुई थी अपने राजस्थान में 2003-4 की बात है, तो सती प्रथा का केस है। जैसे मान लीजिए अब कोई प्रैक्टिस सोसाइटी में अगर लंबे समय से चली आ रही है तो वो एक क्या बन जाती है, प्रथा। जैसे घूंघट प्रथा, महिलाओं का आचरण क्या होता है, घूंघट लेने का, तो वो एक प्रथा है। दूसरा शब्द है सर टीनेट्स। दूसरा शब्द क्या है सर, इसको समझिए। टीनेट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए। इसको हम लोग कहते हैं सिद्धांत, हिंदी में इसको सिद्धांत कह देते हैं। लेकिन अगर आपको टीनेट्स को समझना है तो टीनेट्स क्या होते हैं सर, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कोई भी चीज जो कि विशेषता बता रही है किसी भी चीज की, क्या बता रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स जहां पे भी आएंगे तो वो क्या चीज है सर, टेनेट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी परिवार की, कि कोई परिवार है, उस परिवार में जो भी संतान हो रही है सबकी हाइट 4 फुट से कम है मान लीजिए, तो वो एक उस परिवार का क्या है, सिद्धांत। वो एक तरह से सिद्धांत है या फिर एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स, एक विशेषता उस परिवार की। इट्स ए टीनेट्स। जैसे मान लीजिए एक परिवार है जो हमेशा क्या क्या रखता है, 18 साल तक अपने बच्चे का सर मुंडन ही रखते हैं हमेशा, 18 के बाद बच्चा बड़ा होगा तो उसका सिर बाल बड़े रख सकते हैं, तो ये उनकी एक विशेषता है। तो जब भी कोर्ट को ओपिनियन फ्रेम करनी है विद रेस्पेक्ट टू या तो यूजेस या टीनेट्स के रिगार्डिंग, यानी प्रथा या सिद्धांतों के बारे में, न्यायालय को जब भी कोई राय बनानी है, कोई ओपिनियन फ्रेम करनी है, तो कोर्ट देखता है कि क्या उस फैमिली में, क्या उस परिवार में कुछ ऐसी चीज है। जैसे आप इसका फर्स्ट लाइन पढ़िए, 43 में फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे प्लीज। 43 में लिखा हुआ है, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द यूजेस, एज इज यूजेस एंड टीनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, बॉडी ऑफ मैन और फैमिली। जैसे मान लीजिए जैसे नागा साधु हैं। अब नागा साधु जो है, नागा साधु अपने अपनी उनकी वेशभूषा में रहते हैं। नागा साधु का अगर आप टीनेट्स देखोगे तो बॉडी ऑफ मैन है, जैसे लिखा हुआ है इसके अंदर, एनी बॉडी ऑफ मैन, मनुष्य के किसी निकाय या कुटुंब के बारे में। अब नागा साधु का एक सर्टेन वेशभूषा हो सकती है उन लोगों की, तो आप देखेंगे कि सर उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी एक क्या है सर, एक विशेषता है। विशेषता जब भी कोई भी चीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट कर रही है,
वो चीज क्या है सर? वो चीज एक टीनेट्स है। तो कोर्ट को जब भी ओपिनियन फ्रेम करनी है विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी ऑफ मैन, या फिर किसी फैमिली के रिगार्डिंग, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स और फाउंडेशन, या फिर वर्ड टर्म्स पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स, और तो जो भी आदमी जिसको क्या है सर, जिस भी आदमी को स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है, जैसे मान लीजिए बहुत से साधु, अभी कुंभ लगा हुआ है तो बहुत सारे साधु ऐसे आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से जो चीजें आ रही है उसको खाते हैं, प्रकृति से जो चीजें आ रही है सिर्फ उसे खाते हैं। मतलब जो अगर जानवर या इंसान मर जाता है उसके खाते हैं, उसको खा के वो सर्वाइव, अघोरी जो होते हैं वो उसको खा के सर्वाइव करते हैं। कल को मान लीजिए किसी अघोरी के ऊपर ऐसा आरोप लगा कि इसने ह्यूमन बॉडी का अपमान किया है, ठीक है, और कोर्ट को ओपिनियन फ्रेम करनी है विद रिस्पेक्ट टू देयर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या वाकई में अघोरी ये सब करते हैं, तो जिस आदमी को स्पेशल नॉलेज है उस आदमी को बुलाया जाएगा, बोला जाएगा कि ये ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि जो शिव संप्रदाय होता है, शिव को जो मानते हैं, शिव के उपासक, वो हमेशा क्या होता है कि हमें प्रकृति से कोई जो पंच तत्व है प्रकृति के, पंच तत्व में जब चीजें विलीन हो गई उसके बाद फिर हमें वो चीज चाहिए। तो वो चीज क्या करते हैं, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे साधु महात्मा होते हैं कुछ, अब हमने हिंदू धर्म में साधु महात्माओं को जलाया नहीं जाता, जो सिद्ध पुरुष हो जाएंगे उनको क्या करते हैं, उनकी समाधि बनाते हैं, उनको दफनाते हैं। अब आप कहोगे कि सर हिंदू में तो अपने जलाते हैं, फिर उनको क्यों दफनाते हैं? सब सवाल समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई आरटी एक्टिविस्ट पहुंच गया कि ये इसके धर्म का अपमान कर रहे हैं मरने के बाद, तो कोर्ट को ओपिनियन फ्रेम करने, कोर्ट को थोड़ी पता है कि करना क्या होता है, कि साधु महात्माओं को जो सिद्ध पुरुष है उनको दफना क्यों रहे हैं, कोर्ट को थोड़ी पता है इसके रिगार्डिंग ओपिनियन क्या है। तो किसी स्पेशल नॉलेज वाले आदमी को बुलाया, उस आदमी ने स्पेशल नॉलेज जिसको थी उसने बोला कि सर साधु महात्मा ने ब्रह्मचर्य लिया हुआ है, सन्यास का पालन किया हुआ है, वो अग्नि पे पका हुआ उन्होंने कभी कुछ नहीं खाया, उन्होंने कभी अग्नि पे कुछ नहीं पकाया, वो भिक्षा मांग के उन्होंने पूरा जीवन यापन किया है अपना, मतलब अग्नि को कभी छुआ भी नहीं। हाँ समझ में आई? अगर वो मरने के बाद में अगर अग्नि पे उनका दाह संस्कार होगा तो उनकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, इसलिए उनको दफना देते हैं। बहुत से साधु ऐसे होते हैं जिनको जल समाधि दी जाती है। हरिद्वार ऋषिकेश में कभी आप जाएंगे तो आप देखना पूरा जल समाधि में उनको छोड़ देते हैं ताकि मछलियां खा के उनको, उनका शरीर भी इस प्रकृति के लिए काम आए। लेकिन कल को कोई आरटी एक्टिविस्ट लगा के बोल दे, या फिर कोई एक्टिविस्ट हो, आजकल क्या है भारत में ये बहुत बढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं विशल ब्लोअर। जैसे इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, सबरीमाला वाले केस में भी आपने देखा, जो तृप्ति देसाई थे उनको एक्टिविस्ट बनना था, उन्होंने कर दिया। जब भी कोई एक्टिविस्ट बनने की कोशिश करता है तो वो हमेशा समाज में वो मुद्दे देखते हैं जिस पर कोई बहुत व्यापक ढाल नहीं है। ढाल का मतलब होता है कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं है। तब तृप्ति देसाई नहीं करते, जैसे इंडियन सबरीमाला वाले जजमेंट पे हो गया। बाकी आप देखोगे केसेस ऐसे हैं, कल को मान लीजिए उनको लगा कि चलो इनको भी चैलेंज किया जाए कि ऐसे क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि शवदाह का अपमान है ना, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि डेथ ऑफ जो बॉडी ऑफ पर्सन है मरने के बाद उसकी भी एक डिग्निटी है, इट हैज आल्सो अ सर्टेन डिग्निटी। आई हैव डिक्टेटेड अ केस आल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर्स, आप जाके देखना कि डेड बॉडी की भी क्या है, डिग्निटी है। और राजस्थान में तो इसके ऊपर एक्ट भी बनाया है अभी 2022 में, अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने एक्ट भी बनाया था इसके ऊपर। इसमें था कि कोई भी शव को रख के प्रदर्शन नहीं कर सकता, अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ केस लगाया जाएगा। पहले क्या था, शव को रख के सरकारी नौकरी दो, 50 लाख दो, इस सबकी डिमांड होती थी। जैसे किसी की डेथ हो गई तो 50 लाख दो, सरकारी नौकरी दी जाए, इसको वो बनाया जाए, उसको बनाया जाए, इस टाइप की डिमांड होती थी। तो गवर्नमेंट से परेशान होकर एक एक्ट लिया है राजस्थान में, ठीक है। तो हमें ये बात पूरी समझ में आई कि यार कल को अगर कोई भी एक्टिविस्ट आके बोलता है कि इनकी जो साधु महात्मा है इनकी बॉडी का अपमान क्यों किया जा रहा है, पानी में क्यों बहाया जा रहा है, इनको अग्नि से, तो फिर कोर्ट तो ओपिनियन फ्रेम करेगी ना, किसी ऐसे पर्सन को बुलाएगी जिसको शास्त्रों की नॉलेज है। तो उस आदमी की बात कहाँ की जा रही है सर, 43 में। समझ में आया ये टॉपिक कि 43 का क्या यूज है? 43 का क्या यूज है? हैव यू गॉट द पॉइंट? ऑनलाइन नॉलेज बच्चे बता दीजिए एक बार, क्या 43 का क्या इस्तेमाल है, वो समझ में आया कि हाउ डज द 43 वर्क, हाउ डज द सेक्शन 43 वर्क्स, ये यूजेस और टीनेट्स क्या हैं?
अलग है दोनों में। प्रथा जो होती है सर, जब भी आप प्रथा की बात करते हो तो प्रथा में प्रैक्टिसेस आती है, प्रैक्टिसेस आती है जो कि कोई बॉडी ऑफ पर्सन या कोई फैमिली फॉलो कर रही है। कस्टम सोसाइटी फॉलो करता है। कस्टम कौन फॉलो करता है? कस्टम कौन फॉलो करता है सर? हम्म कस्टम जो है वो एक रूढ़ी होता है, ये एक प्रथा है। रूढ़ी और प्रथाओं में अंतर है। रूढ़ी, रूढ़ी कस्टम, कस्टम को माना जाता है किसके द्वारा? समाज के द्वारा। लेकिन जहां पे आप बात करते हो यूजेस की, यूजेस जो होती है वो कौन मानता है? फैमिली या फिर कोई बॉडी ऑफ पर्सन उसको मानते हैं। सो पूरी सोसाइटी नहीं मानती है। दिस इज डिफरेंस, अरे बहुत माइन्यूट डिफरेंस। आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, यू विल कम टू दैट पॉइंट। सोशियोलॉजी पढ़ा है आप लोगों ने? सोशियोलॉजी है ना आपके? तो सोशियोलॉजी में आपको बात समझ में आएगी कि कस्टम्स और यूजेस में क्या अंतर है। कस्टम सोसाइटी एट लार्ज मानती है, बहुत अधिक सोसाइटी कस्टम मानती है, भाई रूढ़ी है उनकी एक। आज भी कहते हैं ना हम हिंदी कैसे लिखते हैं आरजेस के अंदर या फिर किसी भी एग्जाम के अंदर लिखते हैं ना कि हमारा समाज आज भी रूढ़ियों और प्रथाओं में जकड़ा हुआ है। तो उसका क्या, दो शब्द अलग अलग हैं तो उसका अर्थ भी अलग अलग है। कस्टम इज वेरी लार्ज, बहुत लार्ज होता है, बहुत ज्यादा व्यापक होता है। इट्स वेरी, उसका स्कोप बड़ा है कस्टम्स का, बट द यूजेस आर वेरी स्मॉल। यूजेस वो प्रैक्टिसेस जो समाज के बहुत कम लोग करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें जिनमें मैटरनल मैटरनल रिलेशंस में शादी हो सकती है, कजन मैरिजेस हो सकती है। हो सकता है ना कि साउथ में कुछ ऐसी फैमिलीज हों जिनमें ये अलाउ है। हम्म कुछ ट्राइब्स ऐसी हो जिनमें अलाउ है कजन मैरिजेस, बैन नहीं हो। तो वो उनका यूजेस है, उनकी प्रथाएं हैं। पर रूढ़ी जो होती है वो पूरे समाज को इम्पैक्ट करती है। बात समझ में आई? ओके सर, यूजेस ही लेटर ऑन कस्टम बनते हैं इमेमोरियल टाइम के बाद। हाँ कह सकते हैं, पर कस्टम जो शब्द है वो काफी बड़ा है आपस में। मतलब हम ये कहें कि कस्टम एक बहुत बड़ा शब्द है। कस्टम बहुत एट लार्ज फॉलो होता है। और कस्टम अगर अच्छा है, बढ़िया चीज है, तो वो त्योहार बन जाता है। फिर क्या बन जाता है? फेस्टिवल। कस्टम अगर बहुत अच्छी चीज है तो फिर वो क्या बन जाता है? उसको एक ऐसे त्योहार बना लेते हैं वो लोग। चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, 2-5 शब्द लिख के खत्म करते हैं इस टॉपिक को। फिर मैं आज से नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। वैसे बहुत मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं पूछते भी हैं कि यूजेस कस्टम में क्या अंतर है। ये सब नहीं पूछा जाता। मैंने तो कभी इंटरव्यू में किसी को पूछते नहीं देखा कि पूछ लिया हो यूजेस में क्या है, कस्टम क्या है, अनलेस बच्चा खुद ट्रैप ना हो इन सवालों में। अब बच्चा खुद ही ट्रैप हो जाएगा इन सवालों में, देन इट वुड बी ए डिफिकल्टी फॉर देम। बच्चा खुद ही अपना इंटरव्यू का टिल्ट कर दे कि कस्टम क्या है, यूजेस क्या है, तो फिर कोर्ट पूछ ही लेगा उनसे, जजेस जो होंगे ऑनरेबल जजेस, दे विल आस्क हिम कि चलो बता दीजिए क्या है, तो बच्चा ट्रैप हो सकता है। अदरवाइज दे विल नॉट आस्क दीज क्वेश्चंस। इंटरव्यू में इतना टाइम भी नहीं होता कि फालतू सवाल पूछे आपसे। दे विल आस्क द मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस टू यू। एक एविडेंस एक्ट ना आसान एक्ट है, ठीक है, इट इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट और टफ एक्ट नहीं है। लिखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, मैं जल्दी से लिखा खत्म करता हूँ। सेक्शन 43 talks about talks about such persons who has special means of knowledge, who has special means of knowledge। धारा 43 उन व्यक्तियों के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में, या उन व्यक्तियों की राय के बारे में, या उन व्यक्तियों की राय के बारे में, राय के बारे में बात करती है, बात करती है, जिन्हें, बात करती है, जिन्हें, 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 जिन्हें किसी प्रथा या सिद्धांत पर, जिन्हें किसी प्रथा या सिद्धांत पर विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। Such person, opinion of such person relevant, opinion of such person relevant, who have special means of knowledge, who have special means of knowledge regarding the uses and tenets, regarding the uses and tenets,
इन द फॉलोइंग मैनर, इन द फॉलोइंग मैनर, जो कि निम्नलिखित होंगे, जो कि निम्नलिखित होंगे, जो कि निम्नलिखित होंगे, जो कि निम्नलिखित होंगे। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, uses and tenets of any body or man, uses and tenets of any body of man, uses and tenets of any body of man or family, uses or tenets of any body of man or family, मनुष्य के किसी निकाय, मनुष्य के किसी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं, या कुटुंब की प्रथाओं, मनुष्य के किसी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं या सिद्धांतों के, या सिद्धांतों के, the uses and tenets of any body of man or family, मनुष्य के किसी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं या सिद्धांतों के। पॉइंट नंबर बी लिखिए, पॉइंट नंबर बी लिखिए, किसी धार्मिक या खिराती, किसी धार्मिक या खिराती, किसी धार्मिक या खिराती, प्लीज फोन को बिल्कुल बंद कर दीजिए, इट शुड नॉट बी वाइब्रेटेड, इट शुड बी साइलेंट। किसी धार्मिक या खिराती, अभी क्या सर्दी का टाइम है तो वैसे ही बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होता है क्लास में। किसी धार्मिक या खिराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के, प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस of any religious or charitable foundation, the constitution and governance of any religious or charitable foundation, the constitution and governance of any religious or charitable foundation। और नंबर 3 लिखिए, the meaning or terms, meaning or terms used in particular district, the meaning and terms used in particular district, meaning or word terms used in particular districts or by particular classes of people, or particular classes of people, or particular classes of people। वह शब्द जो किसी विशिष्ट जिले, वह शब्द जो किसी विशिष्ट जिले या विशिष्ट वर्गों द्वारा, विशिष्ट जिले या किसी विशिष्ट वर्गों द्वारा उपयोग में लाए जाते हों, उपयोग में लाए जाते हों, लाए जाते हों। जैसे सर आप भरतपुर जाएंगे या फिर आप जो इधर यूपी के टच वाले जितने भी स्टेट्स है, तो ब्रज भाषा जो है वो थोड़ा सा क्या है, हार्श वर्ड्स यूज करती है। लेकिन बाकी देखिए राजस्थान का अगर जैसे आप उदयपुर वाला आदमी चला गया जो सॉफ्ट स्पोकन है, उदयपुर में जाके उसकी पोस्टिंग हो गई, उसकी भरतपुर में जाके पोस्टिंग हो गई, तो वहां पे जो ब्रज भाषा में कोई शब्द कहा, अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये मेरे को डेरोगेटिव से, आप जज बने, आप उदयपुर से हो, उदयपुर जा कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट से हो जो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, आप भरतपुर गए, धौलपुर गए, यहाँ पे या फिर झुंझुनू के हरियाणा बॉर्डर वाले टच में आपकी पोस्टिंग हो गई। एक वकील साहब आए और एक कोई लोकल टर्म उन्होंने यूज किया जो कि आपके वहां पे डेरोगेटरी है, लेकिन वो वहां पे डेरोगेटरी नहीं है, और आपने क्या किया, कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा दिया उनके ऊपर। वकील साहब कह रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज में, मैं शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता, बट अंडरस्टूड है, आप समझ लीजिए कि किन शब्दों की मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये अब स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज उस डिस्ट्रिक्ट में या फिर उस पर्टिकुलर क्लास के बीच में उस शब्द का क्या मतलब होता है। जैसे गुजराती में बोलते हैं एक छोरो गांडो था गयो, हमारे यहाँ पे तो कुछ उसका अलग ही मतलब होता है। तो अब वो गांडो मतलब होता है पागल, हमारे यहाँ तो कुछ और मतलब है उसका। सो हर अगर कुछ शब्दों का अलग मतलब है, तो शब्दों के मतलब अगर अलग है, तो फिर उसको जो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज में वो आदमी रखता है, तो वो चीज अलग है ना। पैराग्राफ लिखिए, पैराग्राफ लिखिए, the special knowledge or opinion is relevant under this section, the special knowledge or opinion is relevant under this section। विशेष ज्ञान या राय इस धारा में सुसंगत होगी, विशेष ज्ञान या राय इस धारा में सुसंगत होगी। बात समझ में आई। ये सेक्शन जो है बहुत फालतू सेक्शन लगता है आपको, लेकिन इट्स अ वेरी रिलेवेंट सेक्शन। हर एक सेक्शन जो है वो रिलेवेंसी की बात कर रहा है, और रिलेवेंसी क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि सर जजमेंट किस पे बेस्ड होगा, रिलेवेंट और ड्यूली प्रूफ है, मतलब जो सम्यक रूप से साबित तथ्य होंगे और जो तथ्य सुसंगत होंगे,
तो निर्णय हमेशा उन्हीं पर आधारित होगा। तो आप अगर इस पर निर्णय आधारित करना चाहते हो तो आपको उसको रिलेवेंसी के स्कोप या एम्बिट में लेके आना होगा। आर यू गॉट इट? आई थिंक अपना ये जो पार्ट था 4 से 50 ये खत्म हुआ, और यहाँ पे अपना 50 लेक्चर में 50 सेक्शंस हो गए अपने कंप्लीट। चलिए, यहाँ तक का सफर कैसा रहा? अमेजिंग। चले आगे चला जाए अब। चलो, कुछ एरिया ऐसे होते हैं अपने, और कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप बच्चे नहीं हो, आपने उस जो टफेस्ट पोर्शन ऑफ आरजेएस है उसको आपने पढ़ लिया है। जिस बच्चे ने 50 से 50 क्लासेस कंप्लीट कर रखी उसको पता है कि भाई साहब ये टफेस्ट पोर्शन था आरजेएस का। उस पॉइंट ऑफ व्यू किसकी कंप्लीट है पूरी 50 प्लस क्लास में से? 50 की 50 आउट ऑफ 50 पूरी क्लासेस कंप्लीट। आपकी क्या है सर? बची रहेगी आखिरी तक भी बची रहेगी वो। देखो बच्चा हाथ उठा रहा है। हाँ तेजस्वी आपकी कंप्लीट है। शुभम मुरली क्लासेस लीजिए प्लीज। चलिए अब हम समझते हैं चीजों को। अब आगे समझना स्टार्ट कीजिए। देखिए जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 3। इस अध्याय का नाम क्या है? निकाल लीजिए चैप्टर 3 सेक्शन 51। सर इसको बोलते हैं पार्ट 3 या चैप्टर 3 ही है ये। देखिए पार्ट 3 मतलब भाग 3, और ये कौन सा सर? चैप्टर 3। अगर आप भाग 3 देख रहे हैं तो भाग 3 कहां से कहां तक है? पूरा 51 से लेकर कहां से कहां तक है सर बताइए? अरे 51 से लेकर कहां तक आएगा भाग 3? अरे भाग 3 की बात कर रहा हूं मैं। अरे चैप्टर की बात नहीं कर रहा, भाग की बात कर रहा हूं। पार्ट 103 तक। ये भाग तो है यहां से यहां तक, और जो चैप्टर है वो चैप्टर कहां से कहां तक है सर? 51 से लेकर 53 तक। बात समझ में आई? ठीक है, अब समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चैप्टर 3 जो है इसका नाम क्या है सर? बेसिकली पहले मैं भाग 3 का नाम बता देता हूँ। भाग 3 में पढ़ेंगे ऑन प्रूफ। इसको बोला गया है, भाग 3 का जो नाम है वो गया है ऑन प्रूफ। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सबूत के विषय में। सबूत के विषय में। अब चैप्टर 3 जो है उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और सिद्धांत समझिए। एक बार समझ जाओगे तो पूरा जो चैप्टर 3 है समझ में आ जाएगा। यहां से सवाल आया है प्रीलिम्स में आरजेएस का, और सवाल आते हैं इस चैप्टर से, ऐसा नहीं इसको इग्नोर कर दो। देखो सेक्शन आप पूरा, अगर आप पूरा एविडेंस साक्ष्य अधिनियम देखोगे, पूरा साक्ष्य अधिनियम जो है इसमें जितने भी सेक्शंस दिए हुए हैं, जितने भी टोटल 170 सेक्शंस हैं। अब 170 सेक्शंस में से हर एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सीआरपीसी पढ़ेंगे जो बीएनएसएस है, हम उसमें से आधी चीज छुड़वा देते हैं कि यार ये प्री में नहीं पूछेगा, यहाँ से 101% नहीं पूछेगा क्योंकि काम नहीं आता उसका। लेकिन यहाँ पे कुछ छुड़वा नहीं सकते। यहाँ पे मेंस में हम छुड़वा देते हैं कि यार ये नहीं आएगा इससे। लेकिन ये जो साक्ष्य अधिनियम है इसमें बच्चों को मेंस में नंबर नहीं मिलते। जैसे एक्ट पढ़ने में आसान है, समझाने में आसान है, और मजा भी आता है इसको पढ़ने में, लेकिन इससे क्या होता है ना, मेंस में नंबर नहीं मिलते। मेंस में नंबर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि एविडेंस के अंदर या साक्ष्य अधिनियम के अंदर मार्क्स क्यों नहीं आते मेंस के अंदर? उसका एक मेन रीजन ये है कि जब आप आंसर लिखते हैं साक्ष्य अधिनियम में, तो आंसर लिखते समय आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखना होता है। आपको एक आंसर में बहुत सारे टर्म्स और टर्मिनोलॉजी यूज करनी होती है। जैसे मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको डायन डिक्लेरेशन लेके आया, या फिर मैं आपको हियर्स एविडेंस लेके आया। अनुश्रुत साक्ष्य क्या होते हैं? आप अनुश्रुत साक्ष्य को पहले आप समझाएंगे, फिर इसके अपवाद क्या क्या है उसको भी लिखोगे। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और
बच्चा क्या करता है, सब्जेक्ट को हमेशा लाइट लेता है कि नहीं एविडेंस तो आता है, आई कैन राइट इट। एविडेंस में जो वर्ड्स है वो बहुत ही प्रिसाइसली यूज हुए हैं, आप इनको समरी फॉर्म में आंसर्स नहीं लिख सकते। जैसे मैं आपको बोलता हूँ बर्डन ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन बताइए, तो आपको वो प्रिसाइज डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी। मैं आपको बोलता हूँ कि चलो रेस जेस्टे क्या होता है उसको बताइए, या फिर मैं आपको प्ली ऑफ एलिबी क्या है, या फिर सेक्शन 9 क्या है, आप उसको लिखिए। तो ये बहुत प्रिसाइज टर्म्स हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे, आप कुछ भी नहीं लिख के आ सकते, इसलिए नंबर नहीं मिलते। बाकी जैसे आईपीसी हो गया या सीआरपीसी हो गया, बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, या फिर सीपीसी हो गया, आप उसमें समराइज फॉर्म में भी लिख रहे हो तो सब चलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलता है। बात समझ में आई? साक्ष्य अधिनियम छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी एक्ट है ये। ट्रिकी इन द सेंस, इसमें आंसर लिखते समय आदमी सोचने लगता है कि इसमें क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कहाँ पे मेरा पेन अटके, उसका पेन रुकने लगता है इसको लिखते समय। अगर वो लिख भी देता है तो उसको नंबर नहीं मिलते अच्छे। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि हम बहुत लेमेन टर्म में यूज करते हैं। जैसे हम जब मेंस की तैयारी, मेंस की टेस्ट सीरीज उस टाइम लेते थे, तो उस टाइम पे प्ली ऑफ एलिबी मैंने पूछा था बच्चों से। क्या पूछा था? 10 बच्चों से पूछा है, तो 10 में से 2 बच्चों ने बैरेट का टर्म लिखा है, और दोनों बच्चे इंटरव्यू में भी गए अपने। 10 में से 2 बच्चों ने लिखा है और बाकी बच्चे लिख रहे हैं प्ली ऑफ एलिबी मींस द पर्सन इज नॉट अवेलेबल हियर, द पर्सन इज समवेयर एल्स। अरे वो तो तुम समझा रहे हो उसको, डायरेक्ट में क्या लिखा हुआ है? हाईली इनकंसिस्टेंट लिखो, हाईली प्रोबेबल, हाईली इम्प्रोबेबल, दोस फैक्ट्स मेक अदर फैक्ट्स हाईली प्रोबेबल इम्प्रोबेबल। इनकंसिस्टेंसी लिखनी पड़ती है, हाईली प्रोबेबल इम्प्रोबेबल। तो वो जो कंसेप्चुअल चीज है, वो दोनों में से दोनों बच्चे जो थे वो जज बने। तो आंसर राइटिंग जो है वो एक दिन में नहीं आती है, एविडेंस में नंबर नहीं मिलते हैं। आप सोचो कि मैं सिर्फ ये लिख दूंगा कि हाई प्ली ऑफ एलिबी का मतलब द पर्सन वाज इन लाहौर, ऐसे रिलेशन बना के लिख रहे हो, ऐसे काम नहीं चलता है सर। समझ में ही बात? एविडेंस में नंबर नहीं मिलते हैं। एक्ट इजी है, प्रीलिम्स में आपको कभी नंबर नहीं कटेगा इस एक्ट के अंदर, लेकिन मेंस में कभी नंबर आएगा भी नहीं अगर वही लेमेन टर्म यूज कर रहे हो तो। लेमेन टर्म यूज करो मतलब तुम भैया लो के स्टूडेंट हो, तुम आरएसएस बनने वाले हो, क्या ये लिखोगे द पर्सन इज नॉट अवेलेबल हियर, द पर्सन इज समवेयर एल्स इज प्ली ऑफ एलिबी? चलिए अब सेक्शन 51 से 53 समझते हैं। इसको बोला गया है सर फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। क्या बोला गया है सर? फैक्ट्स नीड नॉट टू बी, इसका मतलब होता है कि तथ्य जिनको साबित किया जाना, वे तथ्य जिन्हें साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ये क्या होता है सर? क्या और भी कहीं है? कहां पे और कहां पे है जहां पे तथ्य को साबित किया जाना आवश्यक नहीं होता? क्या और कहां पे है जहां पे तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक नहीं होता? क्या और भी कहीं है जहां पर आपको लगता है कि यार ये फैक्ट को प्रूव करना बहुत वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कि उस तथ्य को साबित किया जाना बहुत आवश्यक नहीं है? आप बताइए मुझे, कहीं और है ये चीज? देखिए सर, दो तरह की चीजें होती है, आप समझना। हम 51 53 की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं और पे भी ऐसा होता है सर। दो तरह के फैक्ट्स है, दो तरह के तथ्य हैं जिन्हें साबित किया जाना बहुत आवश्यक नहीं होता। एक तो सर पहला दिया हुआ है जुडिशियल नोटिस। क्या दिया हुआ है सर? क्या दिया हुआ है सर? पहला जुडिशियल नोटिस, इसको बोलते हैं न्यायिक अपेक्षा। क्या बोलते हैं सर इसको? न्यायिक अपेक्षा। दूसरा जो दिया हुआ है सर वो है उपधारणा। सर उपधारणा को साबित करते हो क्या आप? बताओ मुझे। क्या उपधारणाओं को आप साबित करते हो क्या? क्या मे प्रेज्यूम, शेल प्रेज्यूम, कंक्लूसिव को कोर्ट बोलता है कि आपको चलो साबित करो? बोलता है क्या? अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो कोर्ट बोलता है क्या मे, शेल,
और कंक्लूसिव प्रूफ को साबित करने के लिए कोर्ट कहता है क्या आपसे, निश्चायक सबूत कर सकेगा या करेगा। कोर्ट बोलता है कि चलो साबित करो, नहीं बोलता ना, दूसरी पार्टी के ऊपर चला जाता है सबूत का भार। तो ये दो जगह होती है जहां पर तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसको हम मानते हैं ऐसा कि हाँ इसको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। लेकिन अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको पहले मे का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना, मैं वो किसका एग्जाम्पल देता हूँ, मे का। हम लोगों ने सेक्शन पढ़ा 119, कौन सा पढ़ा, 119, जहां मैंने बताया था कोर्स ऑफ बिजनेस कारोबार के सम्यक अनुक्रम में। भाई एक लेटर को आज पोस्ट किया है तो लेटर उस जगह पहुंच जाएगा 5 दिन बाद, तो कोर्ट ये मानेगा ना कि हाँ भाई 15 दिन हो गए तो अब लेटर पहुंच ही गया होगा। कोर्ट क्या मानेगा कि हाँ भाई अब हो चुके हैं कितने दिन, 15 दिन हो चुके हैं, तो लेटर डेफिनेटली पहुंच गया होगा। तो कोर्ट आपसे कहेगा साबित करो तुम्हारा लेटर पहुंचा नहीं पहुंचा। दूसरा शेल प्रज्यूम, किसी महिला की अगर शादी के 7 वर्ष के भीतर अगर मृत्यु हो जाए और ये पता चलता है कि सून बिफोर हर डेथ द क्रूअल्टी वाज डन विद रेस्पेक्ट टू डिमांड ऑफ डाउरी, मृत्यु के कुछ समय पूर्व उससे दहेज के लिए क्रूरता की गई थी, तो कोर्ट क्या मानेगा कि उस जो महिला की मृत्यु हुई है वो कौन सी मृत्यु हुई है, दहेज मृत्यु हुई है, उस महिला की जो डेथ हुई है वो डाउरी डेथ हुई है। अगर वो सर्कमस्टांसेस फुलफिल हो जाए, 7 साल के अंदर डेथ हुई है, और अगर कोर्ट के सामने बता देते कि सर देखो ये रहे मैसेज कि 1 लाख चाहिए दामाद जी मांग रहे हैं, 2 लाख चाहिए दामाद जी मांग रहे हैं, बात समझिए, तो कोर्ट कहेगा चलो, कोर्ट ये थोड़ी कहेगा फिर तुम्हें कि चलो दहेज मृत्यु है साबित करो, इनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ 116 हमने पढ़ा कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है 280 दिन के अंदर, जहां पे विवाह का विच्छेद हो चुका है, जहां पे मैरिज डिसोल्व हो चुकी है बाय द डेथ या डाइवोर्स, तो फादर कौन रहेंगे, वही रहेंगे। तो कोर्ट आपको साबित करने के लिए कहेगा, नहीं कहेगा। समझ में आ गई। किसी विल के ऊपर प्रोबेट दे दिया, किसी वसीयत के ऊपर प्रोबेट जारी कर दिया, प्रोबेट विषयक न्यायालय ने, प्रोबेट जुरिडिक्शन कोर्ट ने, तो क्या कोर्ट आपको विल दोबारा साबित करने के लिए कहेगा, कोई नहीं कहेगा। आप डाइवोर्स हो चुका है तो कोई कहेगा कि नहीं अभी भी इसका स्टेटस मैरिड ही है, कोई कहेगा, नहीं कहेगा। हमने पढ़ा ना सर, कौन सेक्शन था, 35 में पढ़ा और 116 में पढ़ा। तो ये आप देख लीजिए, वो तथ्य को कोई भी आपको साबित करने के लिए नहीं कहेगा। टेक्निकली देखा जाए तो प्रिजम्पशन भी क्या है, वो तथ्य है, इनको आपको साबित करने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन इसके अलावा भी कोई और भी तथ्य होते हैं जहां पे आपको कोई साबित करने के लिए नहीं कहेगा। जैसे मान लीजिए जुडिशियल नोटिस क्या होते हैं, न्यायिक अपेक्षा क्या होती है, उसको समझिए। जैसे मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और इनका 1/1/2025 को इनके बीच में क्या हो गया सर, कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में 1/1/2025 को इनके बीच में क्या हो गया सर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर, संविदा का विच्छेद हो गया भैया इस दिन। तो जिस दिन संविदा का विच्छेद हुआ उसी दिन क्या मिला, एक कोर्स ऑफ एक्शन। अरे सर जिस दिन संविदा का विच्छेद हुआ, जिस दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस दिन क्या मिलेगा, एक वाद हेतुक मिलेगा। वाद हेतुक जिसके लिए वाद करना आवश्यक होता है, वाद हेतुक जिसके लिए वाद करना आवश्यक होता है। अब पार्टीज को सर उस दिन ही कॉज ऑफ एक्शन मिला 1/1/2025 को। अब समझने की कोशिश कीजिएगा आगे कहानी। इस पार्टी के पास कहां तक का टाइम है, इस पार्टी के पास में 3 साल है। हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि जब कभी भी संविदा का भंग होगा तो पार्टी के पास में 3 साल तक का समय है सूट लेके आने के लिए। 3 साल में के भीतर उसको वाद लेके आना पड़ेगा। तो मतलब पार्टी का अधिकार है, वो चाहे तो पहले दिन लाए। मान लीजिए 3 साल पूरे हो रहे हैं यहाँ पे, अरे 3 साल का पूरे हो रहे हैं, 31/12/2028, 3 साल रफली इस दिन पूरे हो रहे हैं। मैं एक दिन का कैलकुलेशन घटाना बढ़ाना, मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ। तो मतलब पार्टी का अधिकार है, वो चाहे तो यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ लाए, किसी भी दिन लाए, भाई उसका राइट है ना। और उसका राइट ये भी है कि वो लास्ट दिन भी लाए। उसका राइट क्या है, वो चाहे तो लास्ट दिन लेके आए ना सूट, उसका राइट है सर ये तो 3 साल का आपको टाइम मिला है, तो मतलब ये थोड़ी ना कि तो कोर्ट ये थोड़ी कहेगा कि कहाँ सो रहे थे पहले क्यों नहीं आए, आज ही आना था क्या तुमको लास्ट दिन। कोर्ट ये थोड़ी कहेगा, कोर्ट कह ही नहीं सकता ये, भाई मेरा अधिकार है, मैं 3 साल में कभी भी सूट लेके आऊं। लिमिटेशन एक्ट में हमने ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, मेरा 3 साल तो मेरा अधिकार है ना सर। ये थोड़ी ना कि तुम आज बोलोगे नहीं नहीं कोर्ट, अब तुम जज बन के बैठे हो तो ये वाली बात थोड़ी कहोगे, अच्छा बहुत जल्दी कोर्ट आ गए सर, बहुत जल्दी आंख खुली तुम्हारी, ऐसे थोड़ी कहेगा कोर्ट। लेकिन सर इस दिन आ गई, इस दिन क्या हो गया सर, संडे हो गया,
या भैया कोई कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर्स की डेथ हुई तो पूरे देश में क्या दे दी थी, एक दिन की छुट्टी हो गई थी सर पूरे देश में। जैसे एक बार राज्यपाल एक्सपायर हो गए थे राजस्थान के, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, राजस्थान के राज्यपाल थे, सिटिंग राज्यपाल थे, छुट्टी दे दी थी उस दिन। जैसे ही छुट्टी दी तो फिर वो संडे हो या कोई भी छुट्टी हो तो सेक्शन 4 लग जाएगा यहाँ पे लिमिटेशन का। कौन सा लग जाएगा? सेक्शन 4 ये तो बोलता है भाई छुट्टी हो तो आप अगले दिन आइए। अब कोर्ट को आपको साबित करने की जरूरत नहीं है कि सर 31 को क्या हुआ था। अरे कोर्ट को क्या क्या जरूरत नहीं है, आपकी ड्यूटी नहीं है साबित करने की न्यायालय को, कि साबित करने की, इसको बोलते हैं जुडिशियल नोटिस। आपने कोर्ट को इतना सा बोल देना कि सर उस दिन सर 31 को संडे था, तो कोर्ट ये नहीं कहेगा कि चलो साबित करो 31 को संडे था। जुडिशियल नोटिस मतलब होता है कि वो चीज, वो फैक्ट, वो तथ्य न्यायालय को तो पता होंगे ही, न्यायालय को तो क्या होंगे सर, पता होंगे ही। जैसे मान लीजिए आप एक कानून लेके आए भारत में, जैसे मान लीजिए केस चल रहा था और आपने एक पॉइंट रेज कर दिया, सुनिएगा बात, एक केस चल रहा था विद रेस्पेक्ट टू सेक्युरिटाइजेशन। सेक्युरिटाइजेशन मतलब होता है कि बैंक का कुछ सरफेसी का मामला था, भाई जमीन भाई आपने डिफॉल्ट कर दिया बैंक का, अब सरफेसी का कुछ मामला था। अब वहां पे आपने सेबी के कुछ प्रावधान भी साइट कर दिए कोर्ट के अंदर। किसके प्रावधान? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो एक्ट है, सेबी एक्ट, सेबी एक्ट के भी कुछ प्रोविजन उस कोर्ट में बोल दी कि सर देखो इस प्रोविजन का भी इसने उल्लंघन किया है, इस पार्टी ने, इसके ऊपर इसकी भी लाइबिलिटी तय होनी चाहिए। तो कोर्ट ये थोड़ी कहेगा आपको कि ये कौन सा एक्ट आ गया। तो मतलब कोई भी कानून जो भारत का पार्लियामेंट बना रहा है उस सबको कोर्ट को पता है कि हाँ भाई सही बनाया होगा। जैसे मान लीजिए आप केस लेके आए 2022 का, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके आए, तो कोर्ट को आपने जजमेंट दिखाया तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है जजमेंट ठीक है, लेकिन कोर्ट आपको ये थोड़ी कहेगा चलो साबित करो कि उन्हीं जज साहब का ये जजमेंट है। क्या कोर्ट कहेगा क्या कि जस्टिस एन वी रमन्ना ने 2019 में ये जजमेंट दिया था, साबित करो। कोर्ट ये बात थोड़ी कहेगा आपको। जैसे संजीव कोक मैन्युफैक्चर वर्सेस कोको कोला लिमिटेड केस है, टेम्परेरी इंजन का, है ना, अस्थायी व्यादेश का ये केस है टेम्परेरी इंजन का, संजीव कोक मैन्युफैक्चर लिमिटेड वर्सेस कोको कोला लिमिटेड। ये केस में 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, तो कोर्ट थोड़ी कहेगा आपको कि चलो साबित करो कि इसी कोर्ट ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। कोर्ट कह सकता है कि आपको ये बात है, तो कोर्ट को पता है कि ऐसा हुआ है, जजमेंट देख लेगा कोर्ट, अच्छा ठीक है, तो ये थोड़ी कहेगा कि यही 3 बातें बोली थी। कोर्ट ये थोड़ी बोलेगा आपको कि नहीं है तो आपने खुद ने टाइप करके लेके आए हो। बात समझ में आई? उसको बोलते हैं जुडिशियल नोटिस। कोर्ट को पता है कि भैया उस दिन छुट्टी थी, तो कोर्ट फिर आपसे ज्यादा हिसाब किताब नहीं करेगा। भाई आपका अधिकार है 31 को केस फाइल करने का, आपने कहते सर 31 को छुट्टी थी, तो कोर्ट आपसे पीछे नहीं पड़ेगा, आपके कोर्ट आपकी स्किन के पीछे नहीं भागेगा कि नहीं 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 क्या हुआ था लास्ट दिन बताओ। बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं जुडिशियल नोटिस। और जुडिशियल नोटिस में इनको सर लाइन से याद करेंगे, मैं सबको सबको लिखवाऊंगा, ठीक है। सेक्शन 51 लिखना स्टार्ट कीजिए। No fact of which the court will take judicial notice, no fact of which the court will take judicial notice, no fact of which the court will take judicial notice, no fact of which the court will take judicial notice need be proved। जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, जिस तथ्य को न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, जिस तथ्य को न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, जिस तथ्य को न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। मतलब ये बिल्कुल जनरल प्रिंसिपल है कि भैया जिस कोर्ट पे, मतलब अगर कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस ले लिया तो सर ये बोल रहा है सेक्शन 51 क्या बोल रहा है, सेक्शन 51 बोल रहा है कि अगर कोर्ट ने किसी तथ्य के ऊपर क्या ले लिया है, जुडिशियल नोटिस, किसी तथ्य पर न्यायालय ने क्या ले लिया है, न्यायिक, किसी तथ्य पर न्यायिक अपेक्षा न्यायालय ने ले ली है, तो सर इसको साबित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोर्ट कह देगा कि, मान लीजिए कोर्ट ने कह दिया कि सर कि हम इस तथ्य पे न्यायिक अपेक्षा ले रहे, इसको साबित मत कीजिए वकील साहब। कोर्ट ने क्या कह दिया, सर वी आर टेकिंग दिस फैक्ट एज ए जुडिशियल नोटिस, नो नीड टू प्रूव इट सर, वी कैन अंडरस्टैंड, आगे चलिए आप। भाई टाइम तो बचेगा ना कोर्ट का। तो सेक्शन 51 तो क्या है, एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है। सेक्शन 51 क्या है, सिर्फ एक घोषणा कर रहा है कि भाई न्यायालय ने अगर जुडिशियल नोटिस ले लिया तो उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
ये सिर्फ एक घोषणात्मक प्रावधान है, ये सिर्फ एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है। लेकिन अब कौन से फैक्ट्स को न्यायालय जुडिशियल नोटिस मानेगा, इसकी एक लिस्ट दी हुई है, और लिस्ट कहां दी हुई है? सेक्शन 52 में। तो प्लीज एक क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए, on what facts court shall take judicial notice, on what facts the court shall take judicial notice, किन तथ्यों पर न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, किन तथ्यों पर न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा। मतलब सर क्योंकि हम भाई किन फैक्ट को कोर्ट डिक्लेयर करेगा, ऐसे तो सर कोर्ट हर फैक्ट को अगर डिक्लेयर कर देगा, भाई आर्बिट्रेरी होता है क्या ये किसी भी फैक्ट को मान लो आप, आर्बिट्रेरी होता है क्या मनमाने पूर्ण तरीके से कोई कोर्ट किसी भी तथ्य को बोल सकता है क्या कि नहीं मैंने इसको जुडिशियल नोटिस मान लिया, अब इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? किसी भी तथ्य को तो नहीं मान सकता ना सर। क्या विधि के प्रश्न को मान सकता है क्या इश्यू ऑफ लॉ को कोर्ट जुडिशियल नोटिस मान लेगा क्या इश्यू ऑफ लॉ को कोर्ट जुडिशियल नोटिस मान लेगा क्या इश्यू ऑफ लॉ को, दोबारा सुनिए सवाल, क्या इश्यू ऑफ लॉ को जुडिशियल नोटिस मान सकता है कोर्ट? इश्यू ऑफ लॉ को, क्या विधि के, मान लीजिए कहीं पे विधि का प्रश्न इन्वॉल्व है, क्या कोर्ट उसको जुडिशियल नोटिस मान लेगा? वेरी गुड तेजस्वी, नहीं मानेगा। और क्यों नहीं मानेगा? कोर्ट इसलिए नहीं मानेगा सर क्योंकि सर अगर विधि के प्रश्नों पे तो बहस होना आवश्यक है ना। क्या आप विधि के प्रश्नों को जुडिशियल नोटिस मान लोगे क्या? तथ्यों पे मानते हो ना। अरे भैया संडे था नहीं था इस पे मानोगे, उस दिन छुट्टी थी नहीं थी इसमें मानोगे, क्या पार्लियामेंट ने कानून बनाया नहीं बनाया उसमें मानोगे? सिर्फ इश्यू ऑफ फैक्ट पे तो मानोगे ना। यू कैनॉट आस्क, यू कैनॉट कंसिडर द इश्यू ऑफ लॉ एज ए जुडिशियल नोटिस। बात समझ में आई? जजमेंट्स इसके रिगार्डिंग वो भी लिखाऊंगा, ठीक है। लिखने स्टार्ट कीजिए। द कोर्ट शेल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स, द कोर्ट शेल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स, द कोर्ट शेल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स, द कोर्ट शेल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। न्यायालय निम्नलिखित सेक्शन 52 में लिख रहे हैं हम लोग, सेक्शन 52 में लिख रहे हैं, देयर इज अर्जेंट कॉल फॉर मी, आई हैव टू अटेंड इट। Sorry. So what we are talking about those facts जिन पर कोर्ट क्या करता है सर, जिन पर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेता है। अब प्रोविजंस को और थोड़ा सा समझना स्टार्ट कीजिए, अब प्रोविजंस को समझना स्टार्ट कीजिए और थोड़ा सा मैं लिखवाता हूँ इसके ऊपर। ओके देन फिर हिंदी में कहां तक लिखवाया था मैंने? न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा करेगा, लिखवा लिया था, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे, प्लीज थोड़ा सा स्पीड से लिखना, थोड़ा सा स्पीड से लिखना। ऑल लॉज इनफोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल लॉज इनफोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त समस्त विधियां, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त समस्त विधियां। आरजीएस 2017 में या 19 में इससे सवाल आया था कि कोई भी, इसमें 3 नंबर का सवाल आया था और पूछा था कि न्यायालय किन तथ्यों पर लेगा, तो उस मतलब किन तथ्यों पर न्यायिक अपेक्षा करेगा और या फिर जुडिशियल नोटिस लेगा। तो उसमें आपको फिर ये 3 पॉइंट, उसमें फिर 3 नंबर का सवाल था तो आप 4 पॉइंट लिखा दे, कुछ भी जो लिखवा रहा हूं मैं, यू विल गेट द मार्क्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, आगे लिखिए उसमें, इट ऑल्सो इंक्लूड्स
those laws which have territorial, which have extraterritorial effect, which have extraterritorial effect। इसके अंतर्गत वो विधि भी सम्मिलित है, इसके अंतर्गत वो विधि भी सम्मिलित है जो कि भारत के बाहर प्रचलित है, जो कि भारत के बाहर प्रचलित है, जो कि भारत के बाहर प्रचलित है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इंटरनेशनल ट्रीटी कोमा एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटी कोमा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट और कन्वेंशन, और कन्वेंशन, कन्वेंशन, कन्वेंशन विद कंट्री, विद कंट्री बाय इंडिया, विच कंट्री, विद कंट्री बाय इंडिया। भारत द्वारा किसी देश, भारत द्वारा किसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय संधि, भारत द्वारा किसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय संधि कोमा करार, संधि कोमा करार या अभिसमय, या अभिसमय। जैसे मान लीजिए एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी है हमारी साथ, क्या है सर? जैसे अभी आप देखेंगे कि शेख हसीना जो थी बांग्लादेश की, वो भाग के आ गए इंडिया। अब बांग्लादेश हमसे क्या मांग रहा है कि शेख हसीना दो, वी हैव टू फाइल ए केस अपॉन हर, कि हमें इसने बहुत अत्याचार किए हैं और बहुत सारे हमारे बच्चे प्रोटेस्ट में मरे, हमें शेख हसीना के ऊपर क्या करना है, केस चलाना है। इंडिया और बांग्लादेश की एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी एक क्या है, एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी। अभी ट्रीटी क्या होती है कि आप क्या कर सकते हो, जो हमारे यहाँ के ऑफेंडर हैं वो वहां गए हैं या फिर वहां के यहाँ आए, हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं, और वहां से अगर कुछ वहां अपना कोई क्राइम करके वहां भागा है तो अगर इंडिया को चाहिए तो उनको, ऐसे म्यूचुअल ट्रीटी होती है। देखिए मान लीजिए कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, ठीक है ना, अब उसको एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी के थ्रू पकड़ के लाए हैं, तो आप एज एन एडवोकेट हो, आप क्या हो, एज एन एडवोकेट हो, और आप हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी साहब हो, आपने बोल दिया कोर्ट के अंदर कि सर वी हैव ब्रिंग so and so person from that country through the extradition treaty, मतलब हम इस आदमी को किसी दूसरे देश से लेके आए हैं क्योंकि हमारे और उस देश के बीच में एक ट्रीटी थी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, उससे हम इसको लेके आए हैं। तो कोर्ट ये नहीं कहेगा चलो साबित करो कि तुम्हारी ट्रीटी है, इस फैक्ट पे क्या है सर, जुडिशियल नोटिस है, ठीक है ना। समझ में आई बात कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स अगर किसी कंट्रीज के साथ है इंडिया के, तो उसको भी क्या ले रहे हैं हम लोग, उसको भी जुडिशियल नोटिस है। कोर्ट आपको ये नहीं कहेगा चलो साबित करो कि आपकी ट्रीटी है या नहीं है, बात समझ में आई। फिर आपको साबित करने के लिए नहीं कहेगा क्योंकि इस फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए नहीं कहा जा सकता। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑफ द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, और स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर्स। भारत की संविधान सभा, भारत की संविधान सभा, भारत की संविधान सभा कोमा संसद, कोमा संसद, या विधानमंडल की कार्रवाई, या विधानमंडल की कार्रवाई, उसमें पार्लियामेंट भी लिख लेना लास्ट में कोमा में, पार्लियामेंट भी लिख दीजिएगा। भारत की संविधान सभा कोमा संसद और राज्य विधानमंडल की कार्रवाई। जैसे मान लीजिए संसद में जब पार्लियामेंट्री डिबेट होती है, जैसे क्या होता है कभी कोई कानून पास होता है तो उस पर एक पार्लियामेंट्री डिबेट होती है। जैसे मान लीजिए एक ये लोग अभी बिल लेके आने वाले यूसीसी के ऊपर लेके आएंगे, या फिर ये लोग बिल लेके आने वाले वफ के ऊपर एक एक्ट बनाने वाले हैं कि वफ एक्ट हम दोबारा से रिफ्रेम करेंगे। कल को मान लीजिए वफ एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया जाता है, किसकी, उसकी संवैधानिकता को। कल को मान लीजिए वफ एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया किसी ने कि यार कि हाँ ये गलत है, तो एडवोकेट क्या करते हैं, जैसे मैंने प्रैक्टिस करी तो मैं आपको बेसिक इसका फंडा बताता हूँ। एडवोकेट्स क्या करते हैं सर कि पार्लियामेंट में क्या डिबेट हुई है उस पर्टिकुलर एक्ट को पास करते समय, किस पार्लियामेंट्री ने क्या बोला, उसको साइट करते हैं। ऐसे जब अब्रोगेशन ऑफ जम्मू कश्मीर का स्टेटस कर रहे थे हम लोग, जम्मू कश्मीर को हम स्टेटस से छीन रहे थे 2019 में, इस कौन सा दिन था ये, 5 मार्च था या 5 सितंबर था शायद, 5 सितंबर 2019 जब जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट लेके आए हैं। तो 5 सितंबर 2019 को जब इसको खत्म कर रहे थे इसको जम्मू कश्मीर का स्टेटस,
तो उसको जब चैलेंज किया गया तो बहुत सारी पार्लियामेंट डिबेट्स क्या हुई थी इसके ऊपर, उसको सबको साइड किया गया कि क्या क्या नुकसान होगा इसका, और वही सब पार्लियामेंट्री डिबेट को कोर्ट के अंदर रख देते हैं कि सर दीज आर द फोल्डर्स जो पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी। तो कोर्ट आपको ये नहीं कहेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, वो आपको ये नहीं कहेगा कि चलो साबित करो इसको, ये पार्लियामेंट की वही डिबेट्स है। बात समझ में आई? तुम चाहो तो जाके किसी भी लॉ के ऊपर आर्काइव्स में जाके तुम अच्छे एडवोकेट अगर बने जीवन में, तो तुमको लगता है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज कर सकते हो किसी भी एक्ट के ऊपर, तो कुछ नहीं करना, पार्लियामेंट आर्काइव्स में जाना। मैंने बहुत रिसर्च करी इन सब के ऊपर। पार्लियामेंट आर्काइव्स, दिस इज द पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी। जब आप यहाँ जाएंगे ना सर, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा कि भाई पार्लियामेंट में पीएम की स्पीचेस, कब लोकसभा की डिबेट्स देख लो यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, ये सब अवेलेबल है। आप चाहो तो हिंदी में डिबेट देख लो कि उस दिन क्या बात हुई थी। आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई लोकसभा का नंबर कौन सा था, किस नंबर की लोकसभा में क्या हुआ, ठीक है ना। उन्होंने देखो अभी कौन सी पार्लियामेंट लगी हुई है, 18वीं पार्लियामेंट है ना, अभी मोदी जी जीत के आए। तो आप देख लीजिए 17वीं में मैं चला जाता हूँ, तो इसमें 43 डिबेट्स हुई है किसी टॉपिक के ऊपर। तो इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, यू विल गेट एवरीथिंग। बस थोड़ा सा आप देखेंगे ना तो आपको उसकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है, पूरी पार्लियामेंट की डिबेट्स आप यहाँ से ले लो, देख लो कि क्या इस कानून को पास होते हुए क्या डिबेट्स हो रही है। हर चीज दे अपलोड इट, और हर चीज को टाइप करके अपलोड करते हैं पार्लियामेंट आर्काइव्स में। आपको हर चीज यहाँ पे मिल जाएगी, किस दिन कौन सी डिबेट हुई थी, किस दिन क्या बात हुई थी इस पार्लियामेंट के आर्काइव्स में। आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, पार्लियामेंट की डिबेट मिल जाएगी, पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे कि प्रेसिडेंट क्या था, पार्लियामेंट कमिटी पीसीआर ने क्या कमेटी दी, लोकसभा बुलेटिन, सब कुछ ये लोग देते हैं। भाई डिबेट कौन कौन सी हुई है, हिस्टोरिकल डिबेट क्या है, पब्लिकेशंस क्या है। अब जैसे संविधान सभा की जो ये कौन लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा ने क्या पे यहाँ पर कौन सी मीटिंग करी थी किस भविष्य में, मतलब उस टाइम पे अपने जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे इनकी क्या ड्राफ्ट बनाते समय क्या मीटिंग हुई थी, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यू विल गेट एवरीथिंग हियर। हिस्टोरिकल डेटाबेस जो भी है, 24 जनवरी 1950 को क्या मीटिंग हुई थी, हर दिन के डिबेट्स आप चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिखाऊं आपको, देखो उस टाइम की डिबेट क्या थी। कौन कौन थे उस टाइम पे, प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, एडवाइजर ये थे, सेक्रेटरी ये थे। अब इन्होंने क्या क्या मीटिंग हुई उस दिन। मिस्टर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, आई अंडरस्टैंड सोनिक न्यू मेंबर्स हैव कम, मेंबर्स फ्रॉम विंध्य प्रदेश, वी आर नाउ रिज्यूम टू डिस्कशन अ ड्राफ्ट कमेटी टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आप पूरा पढ़ लीजिए, इसमें आपको पूरा मिल जाएगा कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये चीज भी क्या है सर यहाँ पे रिलेवेंट है, आप देख लीजिए। सारे मेंबर बोल रहे हैं, बिहार वाले क्या बोल रहे हैं, आई वांट टू मेक अ सजेशन, इट सीम्स लार्ज मेंबर्स आर ईगर टू स्पीक, आई देयरफॉर सजेस्ट दैट मेंबर्स हु आर डिजीरियस टू द स्पीकिंग ये शुड बी आस्क्ड टू सबमिट देयर रिटन स्पीचेस। ईस्ट पंजाब से जनरल साहब बोल रहे हैं, आई वुड पे माई होमेज टू द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जो भी सब लोग एक्सपायर हो चुके थे ना इस टाइम तक। तो हम लोग कहते हैं ना कि ये सब चीजें, अब कोई अगर इसको ही उठा के दे देता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ये कहा था और इसका आज इसको सिद्धांत को इसको फॉलो नहीं किया जा रहा। तो संविधान जिन लोगों ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, संविधान सभा जो थी, उसके बातों को आज फॉलो नहीं किया, इस कानून ने फॉलो नहीं किया उसको, और आपने संविधान सभा के इस डॉक्यूमेंट को साइड कर दिया। तो कोर्ट उसको स्ट्रॉन्ग एविडेंस मानता है। बात समझ में आई? उसको जुडिशियल नोटिस लेता है और उसको साबित करने की आवश्यकता। समझ गए इन सबका क्या प्रावधान है? मतलब आपको यू नॉट नीड टू प्रूव ऑल दिस थिंग। आपको वो चीज आप चाहो तो पार्लियामेंट के आर्काइव्स में जाओ, सब कुछ मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर। थर्ड पॉइंट लिखिए प्लीज। थर्ड हो गया ना, फोर्थ लिखिए, द सील्स ऑफ कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, द सील्स ऑफ कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल, द सील्स ऑफ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। मान लीजिए हिंदी में लिखिए, सभी न्यायालय और अधिकरणों की मुद्राएं।
सभी न्यायालय और अधिकरणों की मुद्राएं। मान लीजिए कोर्ट के अंदर आप क्या दे रहे हो सर, एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट दे रहे हो। मान लीजिए किसी कोर्ट का ऑर्डर है, जैसे रेस जुडिकेटा लगाते समय हम क्या क्या सबमिट करते हैं कि हाँ रेस जुडिकेटा है, पुराने कोर्ट की डिग्री सबमिट करते हैं। अब आपने उस कोर्ट की डिग्री सबमिट करी, उस डिग्री के ऊपर जब भी कोई डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी आएगी तो कोर्ट की सील और साइन होगा उस पर, जो भी उसका जारी कर रहा है, प्रमाण करता है जो भी, उसका साइन सील और साइन होगा। तो दूसरे कोर्ट वाला ये नहीं कह सकता, मतलब सेकंड कोर्ट है वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं साबित करो इसको ये सील और साइन असली है। बात समझ में आई कि जुडिशियल नोटिस है, साइन साबित करने की जरूरत। देखो इन सबका पर्पज ये है कि कोर्ट का समय बचे। क्या बचे? कोर्ट का टाइम बचे। जैसे सरकारी बाबू होते हैं ना, कि हम कैसे मान लें कि आप वहीं से कागज लेके आए हैं। सरकारी बाबू से सामना हुआ है कभी आपका? ऑफिस के जो बाबू होते हैं ना, हम कैसे मान लें कि उसी कॉलेज में लिख के दिया है। जैसे अभी जेलों के इंटरव्यू चल रहे थे बच्चों के, बच्चे बेचारे लेके गए बच्चे, तो जेल वाले इंटरव्यूज के टाइम क्या था, इनको बोला गया था कि जिस भी कॉलेज से आपकी एलएलबी की डिग्री हुई है उस कॉलेज में जाके आपको एक सर्टिफिकेट लेके आना कि बैच 2016 से 21 तक का जो बैच है आपका 5 ईयर का, या 2016 से 2019 का जो बैच है आपका 3 एलएलबी का, ये जो बैच है सर, ये बैच बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव था। अब डीन को या प्रिंसिपल को लिख के देना था सील साइन लगा के। आसान सा काम था। आरपीसी मांगता भी है कि आपका बैच प्रमाणित करो, जो भी आपका कॉलेज का एचओडी होगा वो लिख के देगा। अब कुछ एक दो कॉलेज जैसे थे, अपने यहाँ के बच्चे जो थे वो गए बेचारे, तो उनका जाके बोलते हैं वो कि हम कैसे माने, आरपीसी ने मांगा है ये, हम तो नहीं देंगे लिख के। जो बाबू लोग होते हैं ना, उस बाबूगिरी का काम नहीं करता कोर्ट। यदि किसी ने मांगा है तो कोर्ट दे देता है। बात सुन में? पॉइंट नंबर ई लिखिए प्लीज, पॉइंट नंबर ई लिखिए। द सील्स ऑफ कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी, द सील्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ एडमिरलिटी, comma maritime jurisdiction, comma notaries public, or seals which are used by notary public, or seals which are used by person authorized by constitution, the constitution, comma parliament or state legislature, constitution, comma parliament, comma state legislature। हिंदी में लिखेंगे, उस हिंदी में लिखिए प्लीज। वे मुद्राएं जो कि नावधिकरण, वे मुद्राएं जो कि नावधिकरण और समुद्री अधिकारिता वाले न्यायालय, वे मुद्राएं जो कि नावधिकरण, कोमा समुद्री अधिकारिता वाले न्यायालय और नोटरी पब्लिक द्वारा उपयोग करने वाले व्यक्ति, नोटरी पब्लिक द्वारा उपयोग करने वाले व्यक्ति तथा संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत समस्त मुद्राएं, जैसे किसी ने मान लीजिए सील लगा रखी है कोर्ट की, ठीक है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, गवर्नर साहब है तो गवर्नर साहब की सील अलग होगी। जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी सील और मोहर अलग होगी ना सर। कलेक्टर हो गया, एसडीएम हो गया। अब कलेक्टर एसडीएम बेसिकली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है ये। कलेक्टर एसडीएम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या? जजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस हैं और या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, इनके लिए प्रावधान दिए हुए हैं। जैसे आर्टिकल 234 में जाएंगे आप, 233 में आएंगे तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज के प्रावधान है, और अपार्ट फ्रॉम जो भी आएगा 234 में आएगा। फिर वो कलेक्टर के लिए प्रावधान दिए हुए क्या संविधान के अंदर? कलेक्टर के लिए सिर्फ आरपीएससी और यूपीएससी, जो भी स्टेट पीएससी और यूनियन पीएससी है उसके लिए प्रावधान है। समझ में आई?
वो एक संवैधानिक पद है। आरपीएससी चेयरमैन का पद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसके मेंबर्स का पोस्ट पद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। एससी एसटी कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो उनकी जो सील होगी उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, ठीक है ना सर। आगे लिखिए, कौन सा पॉइंट आ गया, एफ, हाँ 6 पॉइंट एफ लिखिए। द एसेशन ऑफ ऑफिस, द एसेशन ऑफ ऑफिस नेम्स टाइटल, द एसेशन ऑफ ऑफिस नेम्स टाइटल, 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 सिग्नेचर, सिग्नेचर in the public office, in the public office, in the public office, in the public office, in the public office। राज्य में किसी लोक पद पर, राज्य में किसी लोक पद पर, लोक पद पर व्यक्तियों के पदारोहण, लोक पद पर व्यक्तियों के पदारोहण, कोमा नाम, कोमा नाम, कोमा उपाधि, कोमा नाम, कोमा उपाधि, कोमा कृत्य, कृत्य और हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर। जैसे मान लीजिए कोर्ट में कागज देना था म्युनिसिपालिटी का, ठीक है ना, तो वहां का जो ईओ है, नगर पालिका में क्या होता है, ईओ होता है, अभी पोस्ट आई हुई है इसकी, ईओ की भी। अब ईओ साहब ने क्या किया, कुछ लिख के दे दिया कि हाँ सर ये जमीन जो है ये नगर पालिका पर आधार प्राधिकृत है, या फिर ऑथोराइज्ड है, या फिर ऑथोराइज नहीं है, प्राधिकृत नहीं है। ईओ साहब ने कागज लिख के दे दिया और वो सबमिट कर दिया कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट ये नहीं कहेगा कि ईओ के जो है साइन असली है नकली है, कोर्ट ये नहीं कहेगा चलो साबित करो कि साइन असली है नकली है। कुछ कुछ क्या होता है, जैसे ऐसे भी बोल देते हैं, जुडिशरी के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है मेरे दिल में, लेकिन कुछ कुछ जैसे बोल देते हैं कि जब ईओ साहब को बुलाया है तो ईओ साहब क्यों नहीं आए, कागज लेके पियोन क्यों आ रहा है। तो क्या होता है, समन में प्रॉपरली लिखना पड़ता है कि भाई आप पर्सनल अपीयरेंस करा रहे हो, व्यक्तिगत हाजिरी के लिए बुलाया है, या फिर सिर्फ आपने डिस्प्यूट के रिगार्डिंग राय मांगी है। अगर ये एम्बिग्यूअस है और आपने नहीं लिखा है ना, आप नहीं जाओगे, समझ में ही बात। आपने सिर्फ कागज भिजवा दिया पियोन के थ्रू, तो कोर्ट फिर गुस्सा भी कर देते कभी कभी कि ये इतना बड़ा अधिकारी हो गया क्या, ऑर्डर में इसको बुलाया था मैंने, ये आया क्यों नहीं। बात समझ में आई। तो वो जो जो भी ऑफिसर है वो जिससे कुछ मंगवाया है, तो सील साइन जो भी है सर, वो सब चीजें क्या है सर, वो सब चीजें क्या है सर, रिलेवेंट है। ऐसे फोर्जरी के चांसेस तो बढ़ते हैं, लेकिन स्टूडेंट कह रही है सर ऐसे तो अगर कुछ साबित नहीं करने को कहते तो फोर्जरी कोई भी कर देगा। अरे तो सामने वाली पार्टी मूर्ख है क्या, उस पार्टी के पास भी तो है कॉपीज, कराए वेरीफाई। एडवोकेट सामने वाला क्या ऐसे ही है क्या, हाँ सामने वाला एडवोकेट क्या उसको फीस नहीं मिल रही क्या, सामने वाला एडवोकेट उसको कर ले वेरीफाई जाके ऑफिस में, उसको किसने रोका है। अब दोनों एडवोकेट अगर मिल जाए तो फिर तो पार्टी का बेड़ा गर्क होगा ही ना, ये बताओ आप मुझे। लेकिन कोर्ट तो अपना टाइम बचाएगा ना, ये कोर्ट के पास क्या यही काम है क्या कि अपना कमिश्नर भेज रहे हैं उस वाले ऑफिस में जाओ पता लगाओ सही है डॉक्यूमेंट है नहीं है, क्या कोर्ट के पास यही काम बचा है क्या, घुमा फिरा के। हाँ सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्शन करे और ऑब्जेक्शन अगर सही होता है तो कोर्ट फिर कमीशन अपना भेजेगा ना। न्यायालय के पास यही काम है क्या, न्यायालय इतना फोकट थोड़ी बैठा है, एक एक डॉक्यूमेंट के पीछे एक उसका साइन नहीं, ऐसा नहीं होगा। बैंक है क्या न्यायालय, क्या चेक के ऊपर साइन मिसमैच हो जाए तो चेक रोक लेते हैं उस टाइप में। हाँ देखो इसने पहले साइन ऐसे किया था इस अधिकारी ने, अब देखो उसका साइन थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये तो कोर्ट चलता रहता है। चलिए कौन से पे पहुंच गए, जी पे देखिए। एक सर क्या होता है ना कि अब किसी ने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है, इंटरनेशनल लॉ किसी ने एलएम किया है क्लास में, इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है, इंटरनेशनल लॉ आपने। अब इंटरनेशनल लॉ में सर एक चीज होती है, कोई भी नया कंट्री बनता है, कोई भी नया एक स्वामी नित्यानंद है, स्वामी नित्यानंद, नित्यानंद ने अपना एक देश बना लिया पनामा यूएस के पास में, उसका एक द्वीप का नाम रखा कैलाशा, कैलाशा की खुद की करेंसी, कैलाशा की स्पोक पर्सन यूएन में जाके बोल रही है और बोल रही है लोगों को कि हमारे देश को रिकग्नाइज करो। क्या शब्द बोल रहा हूं मैं, रिकग्नाइज करो। हमने बांग्लादेश बनवाया तो बांग्लादेश को सबसे पहले कंट्री थे हम जिसने रिकॉग्नाइज किया, बांग्लादेश और नेपाल ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया कि ये भी एक कंट्री है। इंटरनेशनल स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई देश उभरता है ना अगर, तो उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आज कुछ कुछ लोग
पंजाब को या फिर किसी ऐसे स्टेट जो कि बॉर्डरिंग स्टेट है उसको आके आग लगा देते हैं और मतलब बोलते कि हमारा ये स्टेट हो गया, हमें देश घोषित किया जाए। ठीक है ना, हमें क्या 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 घोषित किया जाए, हमें एक देश घोषित किया जाए। तो देश घोषित किया जाने का मतलब ये होता है कि सर कि बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो देश हैं वो उसको क्या करें, रिकग्नाइज करें, उसको मान्यता प्रदान करें, तब जाके उस देश को देश माना जाता है। जैसे आज भी पाकिस्तान इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता और इजराइल भी पाकिस्तान को रिकग्नाइज नहीं करता। बात समझ में आई? देश बहुत सारे ऐसे होते हैं। अब मान लीजिए भारत ने किसी देश को रिकग्नाइज किया है, उसका मतलब ये है कि कोर्ट ये नहीं कहेगा कि ये भी कोई देश है क्या। ठीक है ना, लिख लीजिए पॉइंट। इंटरनेशनल लॉ में हम लोग ये पढ़ते हैं कि रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रीज का, क्योंकि सोवरेनिटी को रिकग्नाइज करना पड़ता है ना आपको। भाई उनकी संप्रभुता को रिकग्नाइज करते हो ना। जैसे अभी कनाडा और इंडिया का वो मैटर चल रहा था, तो कनाडा बार बार कमेंट कर रहा था अपने पर्सनल उसके ऊपर, तो इंडिया कह रहा था कि हमारी सोवरेनिटी के ऊपर कोई कमेंट मत कीजिए, हमारी संप्रभुता के ऊपर कमेंट मत कीजिए। जैसे कनाडा में जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, जो भी वहां के टेररिस्ट थे कनाडा के, वो सब इंडिया में क्या कर रहे थे, वो ये तो कर रहे थे कि इंडिया को ये तोड़ देंगे, इस एरिया को अलग कर देंगे, उसको अलग कर देंगे। तो कनाडा इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट बार बार कनाडा को ये तो बात बोल रही थी कि हमारी संप्रभुता, हमारी सोवरेनिटी को आप छेड़िए मत, क्योंकि हर कंट्री दूसरे देश को रिकग्नाइज करके मान्यता प्रदान कर कर उसको मानती कि हाँ ये कंट्री है। बस समझ में? देखिए इसमें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर देश या संप्रभु का अस्तित्व, भारत सरकार द्वारा हर देश या संप्रभु का अस्तित्व, संप्रभु का अस्तित्व उपाधि उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज, द एग्जिस्टेंस टाइटल, द एग्जिस्टेंस टाइटल and national flag of every country or sovereign recognized by the government of India, or sovereign recognized by the government of India, और sovereign recognized by the government of India. नेक्स्ट लिखिए एच पॉइंट लिखेंगे, द डिवीजन ऑफ टाइम, द डिवीजन ऑफ टाइम, द डिवीजन ऑफ टाइम, समय के प्रभाग, समय के प्रभाग, कोमा भौगोलिक प्रभाग, कोमा जोग्राफिकल डिवीजन, जोग्राफिकल डिवीजन एंड पब्लिक फेस्टिवल्स तथा 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 लोक उत्सव, उपवास और अवकाश दिन, तथा लोक उत्सव, उपवास और अवकाश दिन, पब्लिक फेस्टिवल्स, फास्ट एंड हॉलीडेज एंड हॉलीडेज एंड हॉलीडेज। जैसे अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने आदिवासी दिवस की छुट्टी कर दी है, अभी ना कांग्रेस ने जाते की थी ना, आदिवासी दिवस की छुट्टी हो गई है। अभी देवनारायण जयंती, देवनारायण महाराज की भी छुट्टी और होने लग गई है राजस्थान में ना, गुजर समाज के लिए। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे छुट्टी अगर राजपत्रित है, अगर कैलेंडर छुट्टी दी है गवर्नमेंट ने, तो इसको क्या माना जाता है सर, तो ये वो छुट्टी है। समझ में आई? तो कैलेंडर में छुट्टी देनी पड़ेगी ना, तो कैलेंडर में छुट्टी देंगे तभी उसको छुट्टी मानेंगे ना। जैसे 21 तारीख की छुट्टी दे दी थी, राम मंदिर की स्थापना की छुट्टी थी ना राजस्थान के अंदर, 21 तारीख की छुट्टी थी। अब वो कैलेंडर में अवकाश नहीं था, लेकिन फिर भी अवकाश तो घोषित किया था ना सरकार ने। तो जो जिस मान लीजिए कलेक्टर ने उसको छुट्टी करी, तो कलेक्टर ने अपना जो आदेश निकाला होगा उस आदेश से दिखा सकते हो ना आप कोर्ट के अंदर की, सर देखो छुट्टी थी उस दिन, तो कोर्ट नहीं माने तो। आगे आइए सर, जे आई में आइए, आई में लिखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया। जे में लिखिए, जे में लिखिए भारत सरकार, भारत सरकार और किसी देश या व्यक्ति के, किसी देश या व्यक्ति के, किसी देश या व्यक्ति के बीच का संघर्ष, बीच का संघर्ष, बीच का संघर्ष, बीच का संघर्ष का प्रारंभ, का प्रारंभ, कोमा चालू, कोमा चालू,
अप्रारंभ कोमा चालू और पर्यावसान होना, और पर्यावसान होना, और पर्यावसान होना। लिखिए द कमेंसमेंट कोमा कंटिन्यूएंस, द कमेंसमेंट कोमा कंटिन्यूएंस and termination of hostilities, of hostilities, of hostilities between the government of India, hostilities between the government of India, hostilities between the government of India and any other country, and any other country, and any other country or body of persons, और body of persons। जैसे मान लीजिए एनी अदर कंट्री और बॉडी ऑफ पर्सन, मान लीजिए बॉर्डरिंग स्टेट है कोई, ठीक है ना सर। अब वहां पे सर वॉर हो गई, जैसे ही वॉर होना स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 50 किलोमीटर के एरिया को या 100 किलोमीटर के एरिया को क्या करा लेगी, खाली खाली करवा लेगी। भाई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो बॉर्डर एरिया उसको क्या करा लेगी गवर्नमेंट, खाली करवा लेगी। अब मान लीजिए वहां कोर्ट है आपका, आप जज बन के बैठे हो वहां पे, तो जैसे ही वहां से कोर्ट को हटा दिया, तो कोर्ट को हटाएंगे तो फिर क्या करेंगे सर, आपके कोर्ट में केसेस नहीं आएंगे। और जब 2 महीने बाद जब सब कुछ खत्म हो गया तो आपने बोला ना सर मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि आप यहाँ तो कोर्ट ही नहीं थी, बोलेगा ना आप जाके, तो वो भी उसका भी जुडिशियल नोटिस है। हॉस्टिलिटीज मतलब जो झगड़ा हो रहा है दो देश के बीच में। ठीक है सर, के लिखिए, के लिखिए द नेम्स ऑफ द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, द नेम्स ऑफ द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, न्यायालय के सदस्य और अधिकारी, न्यायालय के सदस्य और अधिकारी, न्यायालय के सदस्य और अधिकारी, न्यायालय के सदस्य और अधिकारी। तो सब जितने भी न्यायालय के सदस्य और अधिकारी हैं वो सब भी क्या है, जुडिशियल नोटिस में हैं सारे, ठीक है ना। कोर्ट ये नहीं है कि चलो साबित करो कि तुम ही, अरे कल को तुम किसी कोर्ट में चले जाओ और वहां जाके तो तुम कल को जज बन गए, तुम्हें ऑर्डर दे दिया हाई कोर्ट ने कि आपको अजमेर में यहाँ का चार्ज लेना है, ठीक है। लेकिन समय कम था तो आपने सोचा एक दिन पहले ना जाकर उसी दिन पहुंचता हूं मैं डीजे साहब से मिलके उसी दिन कोर्ट में बैठूंगा। डीजे साहब उस दिन छुट्टी पे थे, अरे डिस्ट्रिक्ट जज साहब क्या थे उस दिन छुट्टी पे, और डीजे साहब जिसको चार्ज देके गए थे वो कोर्ट में बैठ गए थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गए थे। तो फिर आपको सोचा कि चलो यार अब अपने कोर्ट में चलते हैं अपन, और कोर्ट में चले गए आप सीधे, वहां जाके बैठ गए। इतने में ही जिसके पास चार्ज था वो आया घूमते घामते इंस्पेक्शन करने के लिए, उन्होंने देखा कि एक पता नहीं कौन आदमी बैठा हुआ है जज की कुर्सी पर, तो कहेगा ना कि सर आप कौन, कि सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है, मैं आने वाला था आज। यही नहीं कहेगा चलो साबित करो, आसन में सॉरी कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर ऐसे हो तो, बताइए आप मुझे, समझ में आए। आगे चलिए, लास्ट लिखिए द रूल ऑफ द रोड, द रूल ऑफ द रोड, भूमि या समुद्र पर मार्ग का नियम, भूमि या समुद्र पर मार्ग का नियम, द रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड, द रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी, द रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट द सी। अरे सर क्या होता है ना, समुद्र में भी नियम होते हैं, समुद्र में भी रोड बना होता है, ऐसा नहीं है समुद्र में आप अपने मन से कहीं भी घुमा के लेके जा रहे हो। समुद्र पे भी रोड बनाए लोगों ने, क्या बनाया समुद्र पे भी लोगों ने, रोड बनाए। समुद्र पे रोड का मतलब ये होता है, पर समुद्र के रोड ऐसे दिखते नहीं है पर वो होते हैं। आप देखना कहीं पे भी एक एक चीज आती है उसको बोलते हैं वॉयज, वॉयज का मतलब होता है कि समुद्र के बीच में आप देखना बहुत सी बार छिछला पानी होता है। समुद्र में क्या होता है, दो तरह के पानी होते हैं। जैसे मुझे तो समुद्र बहुत ज्यादा पसंद है, देखिए सर ये सी है ना अगर, तो कहीं कहीं पे आप देखोगे कहीं कहीं पे बहुत डीप है और कहीं कहीं पे ऐसे कम कम स्तर है उसका। जैसे मान लीजिए जमीन का स्तर ये है, पानी का स्तर ये है, तो कहीं कहीं पे समुद्र बहुत ज्यादा डीप है और कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा ऐसे ऊपर पे है और कहीं पे टापू भी बना रहता है। तो आप देखोगे कि समुद्र का स्तर हर जगह अलग 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 होता है। तो भाई कोई जहाज इधर ना चला जाए क्योंकि इधर पानी का जो है वो छिछला पानी ना, छिछला मतलब होता है जमीन है, तो यहाँ पे क्या करते हैं वॉयस लगा देते हैं। वॉयस क्या होते हैं, समुद्र में तैरते रहते हैं एक जगह ही खड़े खड़े, देखा है आप लोगों ने वॉयस। जब आईपीसी पढ़ाऊंगा मैं आपको बीएनएस, उस पर मैं आपको वॉइस बताऊंगा कि वॉइस क्या होता है। उसको क्या कहते हैं, वॉइस ही कहते हैं शायद।
नहीं तो कुछ पता नहीं क्या आ गया। उसको क्या कहते हैं, जो वर्ड का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आईपीसी में था ना अपने। देयर इज ए स्पेसिफिक टर्म इन द आईपीसी, मैं आपको वो टर्म दिखाता हूँ। जब हम आईपीसी पढ़ेंगे तब तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा मुझे। बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे किसी को पता है तो, आगे मैं तुम्हें देखूंगा ही। क्या बोलते, सी मार्क्स बोलते कैसे, क्या बोलते हैं? ये होता है सर, ठीक है ना। ये पानी में तैरते रहते हैं ना, लगातार हिलते रहते हैं पानी में। हाँ, इसको बोयस कहते हैं, मेरे को वॉइस याद रह गया, बोयस कहते हैं इसको। समुद्र के भी रास्ते होते हैं, इनकी भी सर चीजें होती है। कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? एल तक हो गया था ना अपना जी। एल के आगे लिखिए, एम लिखिए, एम। कौन से नंबर पे पहुंच गए वैसे अपन? और लिखो, और वो टू, वो लिखने में टू है लेकिन उसके कंटिन्यूअस पे भी होता है। द कोर्ट विल ऑल्सो टेक जुडिशियल नोटिस, न्यायालय, 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 इनके लिए भी न्यायालय, निम्नलिखित के लिए भी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। न्यायालय निम्नलिखित के लिए भी न्यायिक अपेक्षा करेगा। न्यायालय निम्नलिखित के लिए भी न्यायिक अपेक्षा करेगा। द कोर्ट विल ऑल्सो टेक जुडिशियल नोटिस ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स, ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स, ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स, ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। पॉइंट नंबर ए लिखिए, मैटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। पॉइंट नंबर ए लिखिए, मैटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, लोक इतिहास, लोक इतिहास, कोमा साहित्य विज्ञान कला, लोक इतिहास, कोमा साहित्य विज्ञान या कला, लोक इतिहास, कोमा साहित्य विज्ञान या कला, पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, कोमा साइंस और आर्ट, पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, कोमा साइंस और आर्ट, पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, कोमा और साइंस और आर्ट। ठीक है, इसके लिए भी होगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, इसमें बी पॉइंट लिखिए, कोर्ट इफ रिक्वायर, कोर्ट इफ रिक्वायर, कोर्ट इफ रिक्वायर may refer बुक्स और डॉक्यूमेंट, कोर्ट इफ रिक्वायर्ड may refer बुक्स और डॉक्यूमेंट। यदि न्यायालय उचित समझे, यदि न्यायालय उचित समझे, यदि न्यायालय उचित समझे तो, यदि न्यायालय उचित समझे तो कोई पुस्तक या दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकता है, कोई पुस्तक या दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकता है, कोई पुस्तक या दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकता है। पॉइंट नंबर सी लिखिए, बस पॉइंट नंबर सी तक ही ठीक है। वैसे टोटल, इन टोटलिटी कितने पॉइंट हो गए, सबको मिलाओ तो कितने लोग हैं टोटल? 14 होंगे ना, 14 होंगे टोटल। तो 14 को याद रखना है सर, ठीक है ना। तो 14 पॉइंट्स तो ये हैं, इनको आपको क्या रखना है सर, याद रखना है, ठीक है। हम्म हम्म इंडिया की टेरिटरी को साबित करने की जरूरत नहीं है। कल को मान लीजिए लद्दाख की कोर्ट में गए, आपके लद्दाख की कोर्ट में आप केस फाइल करने गए और जमीन पर आप बोल रहे हो कि सर ये जमीन अपनी है, सामने वाली पार्टी ये नहीं बोल सकती सर ये जमीन तो बेसिकली इंडिया में ही नहीं है, तो चाइना में है। अगर इंडिया के उस टेरिटरी में घोषित हो रखी है तो ये जमीन इंडिया की है। बात समझ में आई? चलिए, केस का नाम लिखिए, ओंकारनाथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ओंकारनाथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, इस केस में लिखिए,
दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये सूची संपूर्ण नहीं है, ये सूची संपूर्ण नहीं है। इट कैन बी एक्सटेंडेड, इसे और भी विस्तृत किया जा सकता है, इसे और भी विस्तृत किया जा सकता है, इसे और भी विस्तृत किया जा सकता है। ये सूची संपूर्ण नहीं है, इसे और भी विस्तृत किया जा सकता है। दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट कैन बी एक्सटेंडेड, ये सूची, दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट कैन बी एक्सटेंडेड, ये सूची संपूर्ण नहीं है, इसे और भी विस्तृत किया जा सकता है। बात समझ में आई? जैसे कल को मान लीजिए कोई ऐसी चीज हुई है, जैसे अब लिखा है क्या इसमें कि जैसे मैं आपको सिंप्लीफाई में बताऊं, जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपकी कोर्ट में एक मैटर आया है जिसमें एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है थ्रू यूरोप, और आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट था यूरोप का और आपका कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। अब वो ये जो लिस्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि यूरोपियन यूनियन को हम एज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमने किसको मान्यता प्रदान करी है, हमने देशों को मान्यता प्रदान करी है, क्या ग्रुप्स को मान्यता प्रदान करी? क्या हमने यूरोपियन यूनियन को मान्यता प्रदान करी है? नहीं करी ना। लेकिन मान लीजिए यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा कुछ सीधा हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कल को सामने वाली पार्टी बोलती कि डेट वी आर नॉट ए सोवरेन कंट्री, सो दैट वी आर नॉट अंडर एनी लाइबिलिटी। लेकिन सामने वाली पार्टी ये तो कह रही है ना, तो कोर्ट ये तो मानेगा ही ना कि नहीं, वो एक तरह से हम भी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं यूरोपियन यूनियन को। ये लिस्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि आप एक ग्रुप के समूह को, जैसे अब इंडिया का ग्रुप कौन कौन सा, इंडिया का ब्रिक्स है, एक सार्क भी था, पहले सार्क था ना, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन कमेटी। अब इंडिया का सार्क है, ब्रिक्स है, अब सर इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, जैसे जैसे यूएस का है, नेटो है। अब ये सारे ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को ये कहीं पे है क्या इसमें, इसके अंदर लिस्ट के अंदर? लेकिन रिकॉग्नाइज तो होते हैं ना सारे देश। बात समझ में आई? तो ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब इसमें और भी चीजें चाहे तो जैसा आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस सबके सब किससे होंगे जुड़े हुए? सबके सब इश्यू ऑफ फैक्ट से होंगे, तथ्य के प्रश्न से होंगे, न कि विधि के प्रश्न से। विधि के प्रश्न पे सर हो सकता है क्या? आप बताइए मुझे। और देखो लॉजिक क्या है इन सब प्रोविजंस का, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जज साहब को ऑलरेडी फैक्ट पता होगा, आप उनके सामने साबित मत करो कि देखो सर छुट्टी आती है उस दिन, मकर संक्रांति को आप काउंट करोगे तो सर देखो 10, 12, 15, 16 छुट्टी आ जाती है, फिर छुट्टी के बाद अभी कोड बनता है। कोड जज साहब को बताओगे क्या आप लोग? कि सर उस दिन छुट्टी हो गई इस चीज की। तो जज साहब को पता है ऑलरेडी, तो आपको ये फोकट का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और कोड भी आपसे नहीं सुनने वाला कि उस दिन क्यों नहीं आए थे, अच्छा कहाँ रह गए थे, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, अभी बोलते थे ना कि सर फाइल छूट गई थी घर पे, कभी खाना भूले हो, कभी नहाना भूले हो, बोलते थे ना स्कूल में मास्टर, नहीं बोलते थे मास्टर स्कूल में, कभी नहाना भूले हो, कभी खाना भूले हो, कॉपी कैसे भूल गए गणित की। वैसे ही उसी टाइप का सीन है। जज साहब ये सब पीछे नहीं करते, वो करना है ठीक है, नहीं करना है ठीक है, जज साहब को क्या फर्क पड़ता है, केस को कर देंगे डिसमिस, लगाओ दोबारा कोर्ट फीस। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।